आ जाओ बच्चे, लेक्चर नंबर कौन सा है हमारा? और मैंने आपको बताया था कि हम दोबारा से इस इंट्रोडक्शन को ही आगे बढ़ाएंगे, है ना। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है, देखना जरा। क्या पढ़ा? मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, फ्रेमवर्क ऑफ ऑडिटिंग, टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट प्रोसेस एंड टाइप ऑफ ऑडिटर। ठीक है, चलो रसिका मैडम आप बताओ, फ्रेमवर्क ऑफ ऑडिट कौन कौन से होते हैं? आपके लिए रिकॉर्ड करी थी ना, इसलिए बहुत मेहनत हुई थी। फ्रेमवर्क ऑफ ऑडिट क्या होते हैं? नो आइडिया, यानी नोट्स भी नहीं पढ़े, यानी झूठ बोल लेते मुझसे। चलो दीपिका मैडम आप बताओ, फ्रेमवर्क ऑफ ऑडिट क्या होते हैं? लीगल प्रोविजंस, देख लेना भाई पुराने नोट्स से, सही बोल लिए नहीं बोल लिए बच्चे। अनाउंसमेंट, और स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। कौन कौन से स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग थे? दो बोर्ड बताए थे, दो बोर्ड होते हैं, एक इंटरनेशनल बोर्ड होता है, एक इंडिया का बोर्ड होता है आईसीआई। दोनों ने प्रेस्क्राइब कर रखा था। चेयर ठीक कर लो, है ना। बताओ, बोलो बोलो। हाँ, दीदी ने ठीक बताया, मोरलेस की प्रोविजंस होते हैं। प्रोविजन में बताया था कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जितने भी जो भी जिस भी रेगुलेशन के आसपास हमारी कंपनी इवॉल्व कर रही है, यानी जो जो रेगुलेशन हम पे लग रहे हैं वो हमें कंप्लाई करने पड़ेंगे, और उसके दायरे में रह के, यानी बेसिस ऑफ ऑडिट वो बनेगा। और ये भी बताया था कि एसेज भी बेस बनते हैं, और स्टैंडर्ड ऑफ, जिसको स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग बोलते हैं, दोनों दो तरह के होते हैं, इंडियन और इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में कोई इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड था, और है ना, और इंडियन वाले में इंडियन वाला बोर्ड था। आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है। और फिर ऑडिट प्रोनाउंसमेंट को हमने फॉलो करना होता है, यानी कि जैसे कोई गाइडलाइंस आती है या कोई सर्कुलर आता है तो वो भी हमें फॉलो करना होता है। दीज आर द फ्रेमवर्क्स ऑफ ऑडिट, है ना। चलो अगला क्वेश्चन। बेटा टाइप ऑफ ऑडिट कितने तरह की बताई थी? स्टैच्यूटरी ऑडिट और वॉलंटरली ऑडिट। स्टैच्यूटरी ऑडिट कौन सी होती है? वेयर देयर इज ए लीगल रिक्वायरमेंट, है ना। अगर कहीं एक्ट में बोला गया है कि आपको ये ऑडिट करना है, और उसको स्टैच्यूटरी ऑडिट का नाम मिल जाएगा, क्योंकि वो एक्ट में हमें बोला गया है। लेकिन जैसे सेक्शन 138 की ऑडिट थी, विच इज इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट के केस में हम उसे कौन सी बोलते हैं? एक तरह की वॉलंटरली बोलते हैं, क्योंकि उसमें बोला कि 200 से ऊपर अगर टर्नओवर चला जाएगा तो आपको कराना है। लेकिन आप वॉलंटरली बेसिस के ऊपर भी करा सकते हो, अगर 200 से कम भी है तब भी इंटरनल ऑडिट करा सकते हो। आया या नहीं आया? फिर क्या बताया था? ऑडिट प्रोसेस बताई थी, अनीश बताएगा। ऑडिट प्रोसेस 4 तरह की थी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 तो बहुत आसान है, एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में क्या बताया था? कौन सा एसए का रेफरेंस दिया था? एसए 210, जो किसके बारे में बताता है कि ऑडिट एंगेजमेंट कैसा होना चाहिए, क्या टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए, अगर हम रेकरिंग ऑडिट कर रहे हैं तो क्या ऑडिट एंगेजमेंट की जरूरत है दोबारा से। अगर बताया था नहीं बताया था? मैंने उस वक्त आप सब बोले थे नहीं सर दोबारा से जरूरत नहीं है, तो मैंने बोला था अगर टर्म्स में कोई चेंज हो रहा है तो आपको दोबारा से करना पड़ेगा। अगर आपकी टर्म एंड कंडीशन, मान लो फीस आपकी रिवाइज हो रही है, तो आपको नया एंगेजमेंट लेटर बनाना पड़ेगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? और क्या था? स्टेज 1 तो क्लियर है। स्टेज 2 थी क्या? प्लानिंग। प्लानिंग में कौन से एस से थे? 300, 300 की सीरीज थी ना, 315 और 300, है ना। उसमें क्या था? हम प्लान करेंगे कि किस तरीके से हमें ऑडिट को करना है। थर्ड कौन सी थी स्टेज? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में क्या था? ऑडिट एविडेंस ढूंढना। जो भी हमने प्लान बनाया है उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, यानी ऑडिट प्रोग्राम था क्या वो? देखो थर्ड स्टेज कौन सी है? ऑडिट प्रोग्राम है। ऑडिट प्रोग्राम है क्या? हाँ,
देखो मैं खोल देता हूँ जरा। याद है आपको कुछ? अभी एक ही लेक्चर हुआ है। ऑडिट एग्जीक्यूशन है, थर्ड स्टेज में देखो हमने क्या क्या डिस्कस करा था। ये डिस्कस करा था ना, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना, ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करना, ठीक है, इवेल्युएट करना ऑडिट एविडेंस। आ रहा है या नहीं आ रहा? फिर स्टेज 4 कौन सी थी? कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। कंक्लूजन में हम कंक्लूजन ड्रॉ करके अपनी रिपोर्ट इश्यू करेंगे, यानी उस पर अपनी ओपिनियन देंगे, है ना। चलो एक सबसे टुच्चा क्वेश्चन बता दो मेरे को, ऑडिट का मतलब क्या था? मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग? सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डाटा, वेदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, और बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोलो बोलो। फॉर ए स्टेटेड पर्पस दैट इज टू एक्सप्रेस ए ओपिनियन, यही था, है ना। मस्त बताया भाई तूने, पढ़ के आया यानी कि तू। बाकी सारे बच्चे, बाकी कोई नहीं पढ़ रहा। सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डाटा, स्टेटमेंट, ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी फॉर ए स्टेटेड पर्पस दैट इज टू एक्सप्रेस ओपिनियन। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। हाँ चलें आगे। और कोई रह गया क्या इसमें से क्वेश्चन? बताएंगे। टाइप्स ऑफ ऑडिटर कौन कौन से होते हैं? हाँ, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इंटरनल कौन सा होता है? चलो रसिका से एक क्वेश्चन पूछते हैं। रसिका की एक कंपनी है, रसिका की एक कंपनी है, और वहां पे इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट आ गई है, वहां पे इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट आ गई है, और इन्होंने आउटसाइड से पीके सर को अपॉइंट करा है। इन्होंने किसे अपॉइंट करा है एज ए इंटरनल ऑडिटर? पीके सर को, जिनकी अपनी अलग फर्म है, अपनी अलग फर्म है। वो बिजनेस का बंदा नहीं है, आपके मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। उसे इंटरनल ऑडिटर बोलेंगे या एक्सटर्नल? फंसा दिया ना, मैंने बोला था ना, ऐसे ही फंसाएगा इंस्टीट्यूट आपको। कौन सा ऑडिटर बोलेंगे उसे? इंटरनल ऑडिटर, क्योंकि इंटरनल ऑडिट स्टैच्यूटरी ऑडिट नहीं है, और वहां पे जो भी अपॉइंट होगा उसे इंटरनल ऑडिटर बोला जाएगा, चाहे वो बाहर का ही बंदा क्यों ना हो। आया या नहीं आया? अगर कोई स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है, उसमें अगर कोई आप ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो स्टैच्यूटरी ऑडिटर कहलाएगा, जैसे इनकम टैक्स ऑडिट होता है। आ रहा है या नहीं आ रहा? चले चलो अब बेटा आगे चलते हैं। हमने एंगेजमेंट पढ़ा था, एंगेजमेंट को देखो थोड़ा आगे लेके गए हैं। अब कह रहा है टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। एंगेजमेंट के टाइप्स, यानी देखो टेक्निकल लैंग्वेज पे ना जाके मैं आपको सिंपल सी चीज बता देता हूं। ये बस बात हो रही है कि हम कौन सा काम करने वाले हैं, हम कौन सा काम करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट का मतलब वही कि भैया काम क्या है, ऑडिट करना है, या बुक्स ऑफ अकाउंट लिखने हैं, या फाइनलाइज करना है, या सर्टिफिकेशन करना है। बहुत सारे काम होते हैं सीए के पास। तो ये कह रहा है टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, यानी कितने तरह के काम हम एंगेज कर सकते हैं। डन? क्लियर है? चलो पहला क्या है? एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है? एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है? बोलो 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 बोलो। हाँ हाँ, सुनो सुनो, एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? ओपिनियन देना। एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? ओपिनियन देना। तो ऐसे एंगेजमेंट जहां पे हमारी ओपिनियन लगेगी, यानी रिपोर्टिंग में हम क्या देंगे बेटा? ओपिनियन देंगे, तो उस एंगेजमेंट को क्या बोलेंगे? एश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या आपके पास ये काम नहीं आ सकता कि रसिका की कंपनी है, ये बोल नहीं सकती मेरे को सर आप मेरी बैलेंस शीट बना के दे दो, बस ऑडिटर कोई हो रहा है, आप बैलेंस शीट बना के दे दो। अभी प्रोविजनल बना रहे थे अपन, क्या कोई एश्योरेंस दी उसमें? बस ड्राफ्टिंग करके दी है,
क्या वो एश्योरेंस एंगेजमेंट होगा? आंसर इज नो। क्यों? वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, है ना, हम वहां पे कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बस जो आपने डाटा दिया उससे आपको फाइनलाइज करके आपको वो दे रहे हैं बैलेंस शीट। आया या नहीं आया? क्या उस पर मेरी रिपोर्टिंग हो रही है? रिपोर्टिंग कौन करेगा उस बैलेंस शीट पे? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। आया नहीं आया समझ में? तो आपको समझ में आ रहा होगा मोटा मोटा एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या है और नॉन एश्योरेंस का क्या है। देखो, एन एंगेजमेंट इन विच ए प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर कौन? आप लोग। प्रैक्टिशनर कौन? आप लोग। एन एंगेजमेंट इन विच ए प्रैक्टिशनर ऑब्टेन एश्योरेंस अबाउट दी सब्जेक्ट मैटर। अब मेरे को बताओ, अगर हम स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं तो क्या हम वहां ओपिनियन देते हैं? अरे हमने पढ़ा ना, ऑडिट का मतलब तो यही है। तो यानी कोई भी ऑडिट का काम क्या हो गया? एश्योरेंस एंगेजमेंट हो गया, क्योंकि ऑडिट में ओपिनियन जाएगी। नहीं आ रहा? आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है ना? तो भैया जहां पे प्रैक्टिशनर क्या दे रहा है? अपनी एश्योरेंस ऑब्टेन कर रहा है, यानी एश्योरेंस दे रहा है, उस एंगेजमेंट को हम क्या बोलेंगे? एश्योरेंस एंगेजमेंट बोलेंगे। एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ एश्योरेंस ऑब्टेन। वो क्या करता है? एश्योर करता है अपने आप को कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं ये ऐसे ऐसे हैं जैसे मैं अपनी रिपोर्ट में लिख रहा हूं। एश्योरेंस ऑब्टेन करी ना उसने, बोलो। ऑडिटर ने क्या करा? ऑडिटर ने एश्योरेंस ऑब्टेन करी कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मेरे हिसाब से ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं, तो वो उस एश्योरेंस के बेसिस पे अपनी ओपिनियन देता है, अपनी ओपिनियन देता है। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? तो ऐसे एंगेजमेंट को जहां पे हम कोई एश्योरेंस ऑब्टेन करके अपनी ओपिनियन देते हैं, उस एंगेजमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? एश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या बोलते हैं? एश्योरेंस एंगेजमेंट। आज भी बेसिक चल रहा है, मेरे को नहीं पता ये कौन से चैप्टर में है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। डन? तो सुनो, एग्जाम्पल क्या हो गया? ऑडिट एंगेजमेंट और रिव्यू एंगेजमेंट। रिव्यू एंगेजमेंट क्या होते हैं? हाँ, जैसे रसिका है, रसिका को अपनी एक कंपनी बेचनी है और वो कंपनी अनीश को खरीदनी है। तो अनीश क्या करेगा? कहेगा यार देख, मेरे को तो नॉलेज नहीं है, क्या इसके ड्यूज हैं, कि कितनी इसकी ऑब्लिगेशन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके बहुत सारे ड्यूज हो, गवर्नमेंट पे ड्यूज हो, मेरे को तो नॉलेज नहीं, मैं तो देख के निकाल नहीं सकता, इन्होंने क्या पता छुपा रखे हो। तो ये एक सीए हायर करेगा, उसको बोलेगा कि आप ना मेरे को रिव्यू करके दो इनके सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और मेरे को एक रिपोर्ट बना के दो कि इसमें क्या क्या कमी है। इसको बेटा ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनल में पढ़ोगे आप। ड्यू डिलिजेंस करवाएगा ये मुझसे, तो मैं रसिका की कंपनी का क्या करूंगा? ड्यू डिलिजेंस करूंगा। आपके केस में भी तो होता है ऐसा, जब कोई आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनने वाली होती है तो दोस्त से, जो उसको जानता है, उससे उसका ड्यू डिलिजेंस करवाया जाता है ना? कहीं ये वैसा तो नहीं, कहीं ये खट्टे की जगह मीठा तो नहीं? आ जाओ, आ रहा है समझ में आपको? तो ये क्या करेगा बेटा? मुझसे ड्यू डिलिजेंस करवाएगा, है ना, और मैं रिव्यू करके उस पर अपनी ओपिनियन दे दूंगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? है ना? तो ऑडिट के साथ साथ बेटा हम रिव्यू एंगेजमेंट भी साइन कर सकते हैं। ये दोनों ही कहां पे कवर होते हैं? एश्योरेंस एंगेजमेंट में। आ रहा है या नहीं आ रहा? चले, चलो अगला क्या आ रहा है बेटा? नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। ये कैसे होते हैं? देखो, कंपाइलेशन करना, कंपाइलेशन समझते हो? कंपाइल करना। इसने मेरे को सारा टैली बना के दे दिया, खट 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 खट, टैली टैली, रोज इसके यहाँ अकाउंटिंग होती थी, अकाउंटिंग होती गई होती गई होती गई। इसने बोला सर मेरे को बस जनरल एंट्री आती है, मेरे को फाइनल अकाउंट मैंने पढ़ा तो था लेकिन आता नहीं है। फाइनल अकाउंट समझते हो आप? क्या बनाते हैं अपन? बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएनएल, है ना, कैश फ्लो भी उसका पार्ट होता है। अब तो बड़े बच्चे हो गए हो तो पता ही है आपको। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी होता है, और एक और होता है क्या? एनेक्सर्स यानी नोट्स, है ना, ये पांचों चीजें होती है। लेकिन इसको ये नॉलेज नहीं है। इसने क्या करा है? ठक 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 ठक, बस बुक्स ऑफ अकाउंट में जनरल एंट्री पास करी है। अरे टैली के अंदर तो बस जनरल एंट्री पास करनी होती है, सब कुछ अपने आप बन जाता है, लेजर वेजर। पता है आपको ये जादू होता है? हाँ ये जादू होता है। डन? तो लेकिन क्या उससे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगा टैली से? आंसर इज नो। आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत है कि किस चीज को हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे, किसको इनडायरेक्ट बोलेंगे, कैसे नेट प्रॉफिट निकलेगा, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा।
टैक्स का प्रोविजन कितना बनेगा, टैक्स का प्रोविजन कितना बनेगा, सैलरी का प्रोविजन कितना बनेगा, ठीक है। तो ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर वो नॉलेज आपके पास है तो आप कंपाइल कर सकते हो। लेकिन एक बेसिक, सुनो सुनो, एक बेसिक नॉलेज रखने वाला बंदा कभी भी कंपाइल नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो अकाउंटेंट्स होते हैं छोटे मोटे, वो एंट्री एंट्री मार के रख लेते हैं डाटा और कहते हैं हम किसी सीए से कंपाइल करा लेंगे। तो सीए से कंपाइल कराने का मतलब क्या है, सीए अब उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्राफ्ट करके देगा। आया या नहीं आया समझ में? तो इस एंगेजमेंट को क्या बोलेंगे हम, कंपाइलेशन एंगेजमेंट बोले तो नॉन एश्योरेंस। क्या मैं कोई ओपिनियन दे रहा हूं, अरे मेरे को डाटा मिला है, उस डाटा से मैं एक रिपोर्ट बना के दे रहा हूं, मतलब बैलेंस शीट पीएनएल बना के दे रहा हूं, उस पे अपनी ओपिनियन कौन देगा, जो उस कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर होगा। मेरे पास काम किस लिए आया है, कंपाइलेशन के लिए। यानी मेरे को ये बोला गया है कि सर हमें नहीं आता, आप फाइनल अकाउंट बना के दे दो हमें, सारे बना के दे दिए, डन। तो ये कैसे कैसे एंगेजमेंट हुए बेटा, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। आ रहा है या नहीं आ रहा? कह सकते हो, हाँ सही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे तभी तो चेक होंगे, फिर उन्हें ऑडिटर चेक करता है, वो अपने पर्सपेक्टिव से चेक करता है कि भैया क्या क्या गलतियां निकल सकती हैं, ठीक है। चले चले चले। अच्छा, एश्योरेंस में क्या सर्टिफिकेशन भी आ जाएगा? अरे कोई सर्टिफिकेट मेरे पास आया है, मेरे पास ये सर्टिफिकेट आया है कि इसका एक बैंक अकाउंट है यस बैंक में, ये किसी दूसरे एचडीएफसी बैंक बोलता है तेरा है, हम नहीं मानते, तू सीए से साइन करा के ला। फिर सीए से साइन करा के लाएगा, ये मेरे को ये लिखना पड़ेगा कि सार्थक, जिसके पिता का नाम ये है, एड्रेस ये है, इसका एक बैंक अकाउंट, अकाउंट नंबर, ब्रांच, ये लिख के मेरे को सर्टिफाई करके देना होगा। तो ये भी क्या एश्योरेंस है? हाँ ये भी एश्योरेंस है। क्या कर रहा हूं मैं, एश्योरेंस ही तो दे रहा हूं। बोलो, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? जहां पे मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा, बस मैं डाटा से कंपाइल करके दे रहा हूं चीजें, तो वो एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं होगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? देखो आ जाओ पढ़ लो। कह रहा है एंगेजमेंट इन विच ए प्रैक्टिशनर रिपोर्ट ऑन द फैक्ट फाइंडिंग विदाउट ऑब्टेनिंग एनी एश्योरेंस अबाउट द सब्जेक्ट मैटर एंड विदाउट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन और कंक्लूजन देयर ऑन, एग्जांपल कंपाइलेशन एंगेजमेंट। आ गया? तो समझ में आ गया एश्योरेंस कितनी तरह के हैं, मतलब एंगेजमेंट कितनी तरह के हैं? दो तरह के, एश्योरेंस एंगेजमेंट और नॉन एश्योरेंस। एश्योरेंस कौन से होते हैं? जहां पे हमें एश्योरेंस ऑब्टेन करके ओपिनियन देनी होती है, और यहाँ पे बस हमें कंपाइल करना होता है, यानी उससे कोई एश्योरेंस हम ऑब्टेन नहीं करेंगे, यानी उससे हम बेटा कोई ओपिनियन नहीं देने वाले, जो हमें डाटा मिला है बस उससे कंपाइल करके हम चीजें दे देंगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? किसी ने आपको बोला कि मेरे को रिपोर्ट बना के दे दो, कोई स्टॉक की रिपोर्ट, या सीएम में डाटा बना के दे दो, या कोई प्रोजेक्शन करके दे दो, आप वहां पे ओपिनियन नहीं दोगे। सही है, चलें आगे। चलो, अब ये क्या है बेटा, ये क्या था ऊपर बताना, है ना, टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में देख लिया आपने, यहां पे तो एश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है। यहां पे एश्योरेंस की जरूरत है क्या, बोलो? नहीं, यहां पे एश्योरेंस की जरूरत है। सुनो सुनो, यहां पे एश्योरेंस की जरूरत है। अब इस एश्योरेंस के भी क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम, टाइप्स, कि जो हम एश्योरेंस ऑब्टेन कर रहे हैं उसके क्या टाइप हैं। ठीक है, अभी देखो समझ में आ जाएगा। अभी आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से, आ रहा है क्वेश्चन समझ? एश्योरेंस के टाइप पढ़ रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं? अरे नॉन एश्योरेंस में तो एश्योरेंस आया ही नहीं, तो यहां तो खत्म ही हो गया एश्योरेंस, यहां पे एश्योरेंस है, यानी ऑडिट में एश्योरेंस आता है। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? है ना, रिव्यू एंगेजमेंट में भी हमें एश्योरेंस ऑब्टेन करके ओपिनियन देनी होती है। डन। अब हम पढ़ रहे हैं एश्योरेंस के टाइप, यानी एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि ओपिनियन के टाइप। आपको पढ़ा चुका हूं, आपको देखो अभी समझ आ जाएगा, पिछली क्लास में भी मैं डिस्कस कर चुका हूं वैसे ही। आ जाओ, टाइप्स ऑफ एश्योरेंस, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ एश्योरेंस। पहली एश्योरेंस क्या आ रही है? चलो आप मेरे को छोड़ो, आप ये पढ़ने से पहले मेरे को ये बताओ कि जब हम किसी कंपनी का ऑडिट करते हैं तो हम वहां पे किस तरह की एश्योरेंस देते हैं? क्या हम 100% बोलते हैं कि ये डाटा बिल्कुल करेक्ट है? क्या 100% बोलते हैं कि डाटा करेक्ट है? क्या आप 100% ऑडिट कर सकते हो? हुँ? बताओ, बोलो। आंसर इज नो।
क्योंकि आप भी बेटा भगवान नहीं हो, है ना। आप भी, आपकी 3 आंखें नहीं है कि तीसरी आंख से सब कुछ आपको एकदम फटाफट बढ़िया बढ़िया दिख जाएगा। आप भी बेटा इंसान हो और आपकी भी लिमिटेशन है, और ऑडिट जो एक वर्क है उसकी भी इनहेरेंट लिमिटेशन है। लिमिटेशन बोले तो टाइम की लिमिटेशन, रिसोर्स की लिमिटेशन, है ना। हाँ हाँ, टाइम की लिमिटेशन, रिसोर्स की लिमिटेशन, है ना, इन्वायरमेंट की लिमिटेशन, बहुत तरह की लिमिटेशन है जिसकी वजह से आप पूरे 100% श्योरिटी से ये नहीं बोल सकते कि ये बिल्कुल ठीक ही है। तो वहां पे जो एश्योरेंस आप दे रहे हो वो कैसी एश्योरेंस है, ऑब्सोल्यूट या रीजनेबल। ऑडिट के केस में आप जो एश्योरेंस दे रहे हो वो ऑब्सोल्यूट है या रीजनेबल, बताओ। मैंने बोला 100% हम नहीं दे सकते क्योंकि देयर आर सर्टेन लिमिटेशन, क्योंकि भैया सिर्फ मेरे पे डिपेंड नहीं करता, आपके डाटा पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है डाटा ही खराब हो सकता है आप कुछ छुपा रहे हो सकता है आपका स्टाफ कोऑपरेट ना करे, हो सकता है आप ड्यू टाइम ना दो मेरे को जितना टाइम मेरे को चाहिए, हो सकता है आप स्टाफ ना दो। आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वहां पे बेटा हमारी बहुत इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, ऑडिट में अपने आप में ही लिमिटेशन है। इसलिए कभी भी हम ऑडिट के केस में कैसी एश्योरेंस नहीं देते, ऑब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते। हम कैसी देते हैं एश्योरेंस, रीजनेबल। आ रहा है समझ में, रीजनेबल। अब दूसरा एग्जांपल सुनना। अभी मैंने एक सर्टिफिकेट की बात करी, कौन सा सर्टिफिकेट, अरे अभी एक सर्टिफिकेट की बात करी। एचडीएफसी बैंक ने इससे सर्टिफिकेट मांगा है कि भैया जो तुम्हारा यस बैंक में अकाउंट है, हम नहीं मान रहे आपके कहने से कि अकाउंट है, आप सीए से लिखवा के दो कि अकाउंट है। अब जो मैंने इसका जो डिटेल लिखी कि मिस्टर सार्थक सन ऑफ दिस और हैविंग द अकाउंट नंबर दिस इन यस बैंक इन दिस ब्रांच, और उसके साथ मैंने अटैच भी कर दी पासबुक और मैंने साइन करके दे दिया। ये बताना कैसी एश्योरेंस है, क्या इसमें 99% भी कोई संदेह है, बताओ। अकाउंट है, साइन कर दिया, देख लिया, चेक कर लिया, ब्रांच में ही पता कर लिया, एक लड़के को भेज दिया था पूछ के आओ। तो यहां पे कैसी एश्योरेंस दिया, एब्सोल्यूट। देखो आपको समझ में आ रहा है, खत्म हो रहा है। चले अब लिमिटेड यहां से पढ़ा दूंगा, यहां पे आ जाओ। एब्सोल्यूट एश्योरेंस पढ़िएगा। कह रहा है इट रिक्वायर द 100% सेटिस्फेक्शन ओवर द एक्यूरेसी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। आया समझ में। अगला क्या कह रहा है, टू ऑब्टेन द एब्सोल्यूट एश्योरेंस इन जनरली नॉट पॉसिबल ड्यू टू वेरियस लिमिटेशन। क्या एब्सोल्यूट एश्योरेंस जर्नली ऑब्टेन करना क्या इजी है, आंसर इज नो। तो जर्नली बेटा एब्सोल्यूट एश्योरेंस बहुत कम होती है, सर्टिफिकेशन वर्क में ही होती है, और किसी भी वर्क में एब्सोल्यूट एश्योरेंस आप नहीं दे सकते, क्योंकि सर्टिफिकेशन में ही आप बिल्कुल तथ्यों को चेक कर सकते हो। आ रहा है या नहीं आ रहा, चले आगे आ जाओ। एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज एक्सपेक्टेड इन केस ऑफ, आया या नहीं आया, क्लियर है। एश्योरेंस का एक टाइप आपको समझ में आ गया, दैट इज एब्सोल्यूट एश्योरेंस, क्लियर है। चले चलो अगला देखो, अगला भी आपको आता है। अगला क्या है मेरे बच्चे, रीजनेबल एश्योरेंस। ये क्या है, हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। ये बेटा हाई डिग्री ऑफ क्या है, हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस है बट एब्सोल्यूट नहीं हो। यानी आप ये नहीं बोल सकते कि 100% ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जो आपने फाइंडिंग निकाली हो कोई दूसरा ऑडिटर अपॉइंट कर दे तो वो उससे ज्यादा फाइंडिंग निकाल दे, हो सकता है नहीं हो सकता। तीसरा अपॉइंट कर दे वो दूसरे से भी ज्यादा फाइंडिंग निकाल दे, क्यों, टाइम ज्यादा मिल गया, उसे टाइम ज्यादा दे दिया, उसे रिसोर्स, उसके पास रिसोर्स ज्यादा थे। हमारे पास 2 स्टाफ जाते थे, वो 5 स्टाफ भेज रहा है, 5 लोग अलग अलग तरीके से काम करेंगे, वो ज्यादा फाइंडिंग निकालेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या इसमें जो अभी सर्टिफिकेशन वाला बोला, क्या कोई और कुछ और लिख सकता है, अरे तूने बस यही तो पूछा है भाई अकाउंट है या नहीं है, मैंने लिख के दे दिया, दूसरा भी यही लिख के देगा, क्या उससे ज्यादा लिख देगा, नहीं। आ रहा है समझ में। तो ये एब्सोल्यूट हो गई, ये कैसी हो गई, रीजनेबल। आ रहा है। हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस होती है, मोस्टली हम मतलब रीजनेबल यानी सारी चीजें हम चेक करते हैं, लेकिन हम 100% नहीं बोल सकते कि ये ठीक है। आ रहा है या नहीं आ रहा, आगे आ जाओ। रीजनेबल एश्योरेंस इज पॉसिबल विद द प्रॉपर प्लानिंग एंड ड्यू डिलिजेंस। आ रहा है या नहीं आ रहा। सुनो, अगर अभी आपके पापा मुझसे पूछे, किसी के भी पापा फोन करके कैसा पढ़ रहा है, तो मैं कैसी एश्योरेंस दूंगा, रीजनेबल। रीजनेबल क्योंकि जितना मैं देख रहा हूं उतना ही तो बोलूंगा, मुझे क्या पता यहां से जाने के बाद आप क्या कर रहे हो, क्लियर है। तो ये रीजनेबल एश्योरेंस हो गई,
ठीक है, आपके केस में एब्सोल्यूट पता नहीं, तब दे पाऊंगा जब 100% साथ में रहोगे, यानी आप भी यहीं हम भी यहीं। आ जाओ, रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस चालू करते हैं, है ना। रीजनेबल एश्योरेंस इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। ये किस में देते हैं बेटा? एब्सोल्यूट सर्टिफिकेशन में, और मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था कि रीजनेबल कहां पे देते हैं? ऑडिट में। आया? पक्का? चलें, आ जाओ। अब एक है बेटा कैसी? लिमिटेड एश्योरेंस। लिमिटेड एश्योरेंस कैसी होती है बेटा? लिमिटेड एश्योरेंस का मतलब होता है एवरेज एश्योरेंस। कैसी? एवरेज। यहां पे आप देख भी सकते हो कहीं मॉडरेट वर्ड लिखा है, कहीं लिखा है क्या? मॉडरेट एश्योरेंस। मॉडरेट का मतलब क्या होता है? एवरेज। एवरेज ये जो एश्योरेंस दी जाती है ये बेटा रिव्यू वर्क में दी जाती है। कैसे वर्क में? रिव्यू। क्या आप मेरे को बताओ, अब जो पुरानी गलतियां हो गई होगी आप सुधार दोगे? हाँ, क्या आप बताओ, क्या 10 साल पुरानी गलती आपको मिल जाएगी? हो सकता है गायब ही हो गई हो सकता है उसके रिकॉर्ड ही एविडेंस ही ना मिले, तो आप क्या अच्छी एश्योरेंस दे पाओगे? अरे आप मान लो किसी के बुक में खड़ा हुआ है, पेट्रोल का एक्सपेंस खड़ा हुआ है 4.5 लाख का, आप गए उसे चेक करने, आपको रिव्यू एंगेजमेंट मिला है, यानी एक कंपनी बेच रही है और उस भाई ने आपको रिव्यू एंगेजमेंट दिया है, आप गए हो चेक करने, 4.5 लाख का जो पेट्रोल का खर्चा है, आप कहां से चेक करोगे? रसीद मांगोगे? आपको पता है पेट्रोल की स्लिप से उड़ जाता है, जेब में रख के देखना, वो उड़ जाएगा। क्या वो एक प्रॉपर एविडेंस माना जाएगा? नहीं। क्या वो उतनी हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस दे पाओगे उस चीज पे? आंसर इज नो। तो रिव्यू एंगेजमेंट में बेटा हम कैसी एश्योरेंस देते हैं? लिमिटेड एश्योरेंस, दैट इज एवरेज एश्योरेंस, दैट इज मॉडरेट एश्योरेंस। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ जाओ पढ़ते हैं। 3 तरह के बेटा एंगेजमेंट है और 3 तरह की एश्योरेंस बता दी इन्होंने। देखो, मॉडरेट एश्योरेंस विच इज टू बी ऑब्टेन थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ लिमिटेड प्रोसीजर। परफॉर्मेंस ऑफ लिमिटेड प्रोसीजर। अब मेरे को बताओ, इसकी कंपनी है दीदी बेकरी है, 20 साल पुरानी कंपनी होगी, तो वो क्या 20 साल के रिकॉर्ड चेक करेगा डिटेल में जाके? इतना टाइम है क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? क्या 5 करोड़ रुपए उसे ही दे देगा? या मान लो 10 करोड़ की कंपनी है, 20 साल का रिकॉर्ड चेक करने के लिए 10 करोड़ सीआई ले लेगा, दे दोगे? हाँ, आंसर इज नो। तो वो कैसा रिव्यू करेगा बेटा? लिमिटेड रिव्यू। वो अपने स्कोप को लिमिट करेगा और वो कहेगा भैया सैम्पलिंग बेसिस पे मैं ये मोटी मोटी चीजें पकड़ के चेक कर लेता हूँ। आ रहा है कि इसने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रखी है नहीं कर रखी, गवर्नमेंट ड्यूज पे कर रखे हैं या नहीं कर रखे, कहीं ऐसा तो नहीं है दुनिया भर के बस प्रोविजन ही खड़े हो, पेमेंट होती ही नहीं है। मोटी मोटी चीजें आप लोग चेक कर लोगे, डन, जिससे उसकी लाइबिलिटी अफेक्ट करे। तो ये कैसा व्यू दे रहे हो आप? लिमिटेड रिव्यू, है ना, लिमिटेड एश्योरेंस दे रहे हो। आ रहा है या नहीं आ रहा? लिमिटेड एश्योरेंस इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ द रिव्यू एंगेजमेंट। चले, अब मेरे को बताना रीजनेबल कहां पे चाहिए होती है? रीजनेबल एश्योरेंस अपन कहां पे देते हैं? ऑडिट में। एब्सोल्यूट एश्योरेंस कहां पे देते हैं? सर्टिफिकेशन में। और लिमिटेड एश्योरेंस कहां पे देते हैं? रिव्यू में। क्यों देते हैं ये आपको पता है? चले, चलो, थैंक यू, मजा आया। आ जाओ, अब टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहे हैं भाई। सुनो 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 सुनो, आपको ऐसा नहीं लग रहा धीरे धीरे एक एक हिस्सा हम खत्म करके एक हिस्से की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? आपको ऐसा नहीं लग रहा? एक हिस्सा हम खत्म करके एक हिस्से की तरफ आगे बढ़े हैं यहां से, है ना? अरे बोलो, अब फिर नीचे आना। नीचे ये 3 हिस्से पड़े अपन ने, अब इसमें से एक हिस्से की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर सब्जेक्ट क्या है? ऑडिट। तो पढ़ेंगे क्या? ऑडिट की चीजें। आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो, कह रहा है टाइप्स ऑफ, बता चुका हूं क्या? कुछ कुछ बताई थी क्या पहले लेक्चर में? थप्पड़ मारूंगा मैं। क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर भी बताया था, क्वालिफाइड भी बताई थी, अनक्वालिफाइड भी बताई थी, बस एक एडवर्स नहीं बताई थी मैंने। कह रहे हो नहीं बताया था? आ जाओ, बात वही है, आ जाओ बेटा। ऑडिट रिपोर्ट, अब रिपोर्ट में जो ओपिनियन दी जाती है बेटा ये उसके टाइप हैं, है ना? देखो, उसे ये भी बोलते हैं कि ये क्वालिफाइड रिपोर्ट है या मॉडिफाइड रिपोर्ट है या अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है, तो उसे रिपोर्ट का ही नाम दे दिया टाइप ऑफ रिपोर्ट, है ना? टाइप ऑफ ओपिनियन भी बोल सकते हो। आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो, अब पहली क्या है?
अनमॉडिफाइड यानी अनक्वालिफाइड, यानी वहां कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, यानी एवरीथिंग इज क्लियर, यानी ट्रू एंड फेयर व्यू। हाँ हाँ, नहीं नहीं मैडम आप कंफ्यूज हो रहे हो, सुनो, हमने ये 3 तरह की एश्योरेंस पढ़ ली, अब रीजनेबल एश्योरेंस में डीप में जा रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट के टाइप्स, एश्योरेंस खत्म। एश्योरेंस कितने तरह की थी, कौन कौन सी? एब्सोल्यूट, रीजनेबल और लिमिटेड। एब्सोल्यूट कहां देते थे, सर्टिफिकेशन में, सर्टिफिकेशन अभी नहीं पढ़ रहे। और लिमिटेड कहां देते थे, रिव्यू में, रिव्यू भी अभी नहीं पढ़ रहे। हम पढ़ कौन से रहे हैं, रीजनेबल एश्योरेंस के भी टाइप। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, रीजनेबल एश्योरेंस के भी टाइप। यानी एक तरह से आप बोल सकते हो कि रीजनेबल एश्योरेंस जब अपन देते हैं तो उसमें रिपोर्ट कितने तरह की बन सकती है, तो उसमें रिपोर्ट कितने तरह की बन सकती है, अनमॉडिफाइड बन सकती है, हमें सब कुछ ठीक लग रहा है, आपकी कंपनी चेक करी सब कुछ ओके है, तो हम कैसे देंगे, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। आ रहा है समझ में, चले आ जाओ। कह रहा है such report are issued when the auditor conclude that financial statement reflect a true and fair view। सही है, तो जब ऑडिटर को लग रहा है कि ट्रू एंड फेयर व्यू है तो वो कैसी रिपोर्ट देगा मेरे बच्चे, अनमॉडिफाइड। आया, आया या नहीं आया? अब देखो, अब कौन सी रिपोर्ट कौन सी आ रही है, मॉडिफाइड, यानी यहां पे कुछ तो गड़बड़ है, झोल है, कुछ तो झोल है। अब इसमें कह रहा है मॉडिफाइड रिपोर्ट विद अनमॉडिफाइड ओपिनियन। क्या बोला, मॉडिफाइड रिपोर्ट तो मॉडिफाइड है लेकिन ओपिनियन क्लियर है। कल मैंने एक केस बताया था आपको कि मेरे को ऐसा लगता है कि कंपनी के 45 लाख के ड्यू हैं, ज्यादा ड्यू है, छोटी सी कंपनी है, तो मैंने लिख दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिव ट्रू एंड फेयर व्यू सब्जेक्ट टू दिस ड्यू, सब्जेक्ट टू दिस ड्यू। तो मैंने रिपोर्ट कैसी दी, क्लियर दी है यार, ट्रू एंड फेयर व्यू बोल तो दिया, लेकिन मैंने सब्जेक्ट टू लगा दिया। सब्जेक्ट टू का मतलब क्या हो गया, विद अनमॉडिफाइड ओपिनियन, विद अनमॉडिफाइड ओपिनियन। लेकिन वहां सब्जेक्ट टू नहीं था ना मैडम, वो क्लियर थी, नो इफ एंड बट। आया, हाँ, ये कह रहा है मॉडिफाइड रिपोर्ट विद अनमॉडिफाइड ओपिनियन। रिपोर्ट तो मॉडिफाइड है, यानी रिपोर्ट में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन हमने क्या दिया, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया, यानी हमने बोला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू सब्जेक्ट टू दिस, सब्जेक्ट टू दिस। ऐसा हो सकता है कोई, अरे मैंने आपको वोडाफोन का केस बताया था, कितने करोड़ का केस चल रहा था, बहुत मोटा केस था, पढ़ोगे इनकम टैक्स में सीए फाइनल में। अब मान लो वोडाफोन का उस वक्त जब केस चल रहा था 4000 करोड़ का, हमने ऐसे ही एडॉक ले लिया, शायद 1400 करोड़ का था वो, तो अगर वो केस चल रहा है, वो हार जाएंगे, कितना पे करना पड़ेगा, 1400 करोड़ के ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी। क्या कंपनी के ऊपर क्या बोझ आएगा, प्रेशर आएगा? ऐसा भी हो सकता है छोटी कंपनी डूब ही जाए, तो मैं क्या बोलूंगा, मगर ये कंटिजेंट है, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो मैं क्या बोलूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू सब्जेक्ट टू दिस लिटिगेशन, जो कि इतने रुपए का केस यहाँ पे ऐसे ऐसे चल रहा है, उसकी डिटेल लिखूंगा। आ रहा है नहीं आ रहा? तो मैंने क्या बोला, मैंने रिपोर्ट तो दी कैसी बेटा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दी, ओपिनियन कैसी है मेरी, अनमॉडिफाइड है, ट्रू एंड फेयर व्यू बोल दिया, लेकिन रिपोर्ट कैसी है, मॉडिफाइड। क्यों, मैंने बोल दिया सब्जेक्ट टू। आ रहा है या नहीं आ रहा? मैं रिपोर्ट भी दिखाऊंगा आपको, चलें अभी देखो। अब अनमॉडिफाइड ओपिनियन में ना दो तरह की चीजें आती हैं, एक आता है विद द एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और आता है विद द अदर मैटर पैरा। दो तरह के हम पैराग्राफ ऐड कर देते हैं सब्जेक्ट टू बोलकर। जैसे मैंने बोला अगर कोई गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रहा है तो वो यहां आ जाएगा। अरे हम मास्क का धंधा करते थे, सेल पिछली बार हमारी 1000 करोड़ थी, इस बार 10 करोड़ है, हो सकता है आगे 1 करोड़ भी ना हो सकता है 0 हो जाए आगे। हाँ, तो गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? लेकिन आप 100% नहीं बोल सकते, क्या पता दोबारा कोरोना आ जाए। आप ये थोड़ी ना बोल सकते कि बंद ही हो जाएगा धंधा। हाँ, हो सकता है प्रदूषण की वजह से लोग मास्क लगाने लग जाएं। आपने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी चला दी। आ रहा है या नहीं आ रहा? चले चलो, तो हम एम्फासिस ऑफ मैटर पैरा लिखेंगे और उसमें एम्फासिस डालेंगे अपने स्टेक होल्डर का कि भैया ट्रू एंड फेयर व्यू तो है, लेकिन कंपनी फ्यूचर में बंद भी हो सकती है, लेकिन कंपनी फ्यूचर में बंद भी हो सकती है। अभी नीचे से पढ़ेंगे। और अदर मैटर पैरा,
हाँ, ऐसे सारे मैटर जिससे स्टेक होल्डर का व्यू बदल सकता है, ऐसे सारे मैटर जिससे स्टेक होल्डर का व्यू बदल सकता है, वो हम कहां पे डाल देंगे, अदर मैटर पैरा में डाल देंगे। ये डिटेल में पढ़ाऊंगा कि एम्फासिस क्या होता है, अदर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी ऊपर ऊपर से आ रहा है समझ में। अदर मैटर पैरा क्या, जो स्टेक होल्डर का डिसीजन चेंज कर सकते हैं, इतना दम रखती है कोई इन्फॉर्मेशन, तो उसको हम कहां डालेंगे, अदर मैटर पैरा में। हो सकता है कोई बड़ा डायरेक्टर हमें छोड़ के जा रहा हो सकता है कोई बड़ा डायरेक्टर छोड़ के जा रहा हो सकता है कोई बड़ा डायरेक्टर आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे छोड़ के जा रहा वाला कवर होगा, क्यों, क्योंकि हम कैसी ओपिनियन दे रहे हैं। आ रहा है, समझ में आ रहा है, दोनों समझ में आए। ये क्या था बताना, मॉडिफाइड रिपोर्ट विद अनमॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड रिपोर्ट बोले तो, लेकिन हमने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया, हमने क्या बोला है, ट्रू एंड फेयर व्यू है, लेकिन सब्जेक्ट टू दिस। क्लियर है, चले आगे। आप पढ़ोगे घर पे, आपको तभी क्लियर होगा, ठीक है। ये सब जितनी जल्दी आ रहा है उतनी जल्दी उड़ेगा भी, बहुत गोते लगाने पड़ेंगे आपको इसमें। चले, चलो। अब कैसी ओपिनियन आ रही है बेटा, विद मॉडिफाइड ओपिनियन। कह रहा है रिपोर्ट भी मॉडिफाइड है और ओपिनियन भी मॉडिफाइड है, यानी इसको गंदी गंदी रिपोर्ट बोल सकते हैं। कैसी रिपोर्ट, गंदी गंदी। यानी मैंने क्या डाल दिया बेटा, क्वालिफाइड ओपिनियन दे दी। मैंने अपनी ओपिनियन ही ये बोली है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या बोला, डज नॉट गिव लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, तो ये कैसी हो गई, क्वालिफाइड। आ रहा है। एडवर्स ओपिनियन कैसी हो गई, नीचे लिखी है अभी सारी। एडवर्स ओपिनियन कैसी हो गई, नेगेटिव ओपिनियन दिया है। ये दीदी ने बहुत बढ़िया बोल दिया, मेरे दिमाग से निकल रहा था। कैसा ओपिनियन दिया है, नेगेटिव ओपिनियन। ये तो बोला ही बोला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बोले, और भी बातें बोली हैं कि कंपनी में फ्रॉड चल रहा है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, सीएसआर पॉलिसी नहीं बना रहे, सीएसआर एप्लीकेबल है लेकिन फॉलो नहीं कर रहे, कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है वो नहीं कर रहे, सेक्रेटोरियल ऑडिट जो 250 में आता है सीएस लोग करते हैं। मैंने बोला था कि एमजीटी में भी पावर दी और उनको बोला एक ऑडिट भी तुम लिख लो, पढ़ाते वक्त बोला था। वो वाला ऑडिट अगर करते हैं तो अगर वो नहीं करवाया तो वो भी लिख सकते हैं, इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल था वो नहीं करवाया, यानी आपकी धज्जियां उड़ी हुई है। आपकी क्या उड़ी हुई है, धज्जियां उड़ी हुई है। नॉन कंप्लायंस ही नॉन कंप्लायंस है, आप कुछ भी कंप्लाई नहीं कर रहे, तो मैं कैसी ओपिनियन दूंगा, एडवर्स ओपिनियन। डिस्क्लेमर क्या होती है, जब भी ऑडिटर पहुंचता था गेट पे वो ताला लगा देते थे, तेरे को करने ही नहीं देंगे। क्या बोलते थे, चेक करने ही नहीं देंगे भाई, तू निकल, बाहर के बंदा यहाँ अलाउ नहीं है। और ऑडिटर कैसा होगा, इंडिपेंडेंट, बाहर का। जब भी आता था ताला लगा, कुत्ता छोड़ देते थे कभी कभी। तो सीए क्या बोलेगा, सीए बोलेगा भैया मेरे को काम ही नहीं करने दिया, तो वो कैसी ओपिनियन दे देगा अपनी, डिस्क्लेमर। वो सीधा ये बोल देगा मैंने कुछ भी चेक नहीं करा, मैं अपॉइंट हुआ था, मैंने अपना काम करने की कोशिश करी, मैंने सारा काम करा, लेकिन मैनेजमेंट ने कुछ भी सपोर्ट नहीं करा, और उस सपोर्ट ना करने के कारण मैं अपनी ओपिनियन को डिस्क्लेम कर रहा हूँ, यानी मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये लोग बदतमीज हैं और मेरे को इन्होंने ये नहीं लिखेंगे, बता रहा हूं आपको। अगर आप काम ही नहीं करने दोगे तो वो डिस्क्लेमर ओपिनियन दे देगा। आ जाओ, अब इन ओपिनियन में हम लिखते कैसे कैसे हैं, यानी जब रिपोर्ट में वर्डिंग लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी। आ जाए, समझ में आया मोटा मोटा, बताओ क्या क्या समझ में आया, पहले एक बार इसे कर लेते हैं। अनमॉडिफाइड रिपोर्ट कौन सी होती है बताना, क्लियर। अनमॉडिफाइड का मतलब क्या है, क्लियर। ट्रू एंड फेयर व्यू है, नो सब्जेक्ट टू कोई इफ एंड बट नहीं, ओनली जट। आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर अगली क्या है, मॉडिफाइड रिपोर्ट विद अनमॉडिफाइड ओपिनियन। ट्रू एंड फेयर व्यू तो है लेकिन, ट्रू एंड फेयर व्यू तो है लेकिन रिपोर्ट में कुछ तो क्वालिफिकेशन अपन ने डाली है, वो छोटी सी है। यानी एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या तो हमने डाला है या अदर मैटर पैराग्राफ डाला है। एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ जहां पे एम्फासिस देना जरूरी है कि ये देखो 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 कंपनी डूब सकती है, क्यों पैसा लगा रहे हो। हाँ, अदर मैटर पैराग्राफ कोई लिटिगेशन कर रहा है, कोई कंटीजेंसी है, कोई लाइबिलिटी अगर होने वाली है फ्यूचर में, तो ऐसा कोई अदर मैटर है तो हम वहां डाल देंगे, इंपॉर्टेंट हो। सही है। मॉडिफाइड ओपिनियन में हमने कितने तरह की पढ़ी बेटा, 3 तरह की। फर्स्ट इज क्वालिफाइड, जहां पे हम क्या बोल रहे हैं, डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। सेकंड इज एडवर्स, जहां पे हम अपनी नेगेटिव ओपिनियन दे रहे हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू तो है ही नहीं और ओपिनियन भी नेगेटिव है। आगे डिस्क्लेमर, जहां पे हमें काम ही नहीं करने दिया जा रहा। क्लियर है, पक्का। चलें आगे, चलो
एग्जाम्पल देख लो अब, देखो कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड एग्जामिन बाय द मिस्टर पी, ऑडिटर रिजल्ट फॉर एग्जामिनेशन आर। अब रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन ये आ सकते हैं, ये वर्डिंग बोली गई है कि इस तरीके से हमें लिखना है जो रिपोर्ट देना है। देखो अनमोडिफाइड में क्या लिखेंगे, अरे बोलो, अनमोडिफाइड में अपन लिखेंगे ऑडिटर सेटिस्फाइड विद द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंक्लूड दैट देयर इज नथिंग स्पेशल टू रिपोर्ट इन एडिशन, यानी नो इफ एंड बट। अगला क्या बोल रहा है, मॉडिफाइड रिपोर्ट विद अनमोडिफाइड ओपिनियन एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। क्या बोल रहा है, ऑडिटर सेटिस्फाइड विद द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट लग गया यहाँ पे, बट एट द सेम टाइम ही इज विलिंग टू highlight some matters at the financial statement being considered as most significant, यानी कुछ मैटर उसने लिखे हैं जो कि सिग्निफिकेंट है, जिनकी वजह से बेटा दिक्कत हो सकती है फ्यूचर में, तो वो हाईलाइट कर देगा, लिख देगा गोइंग कंसर्न खतरे में। अगर ये आ जाता है ना किसी कंपनी की लाइन में तो उसका शेयर डाउन हो जाता है, बहुत इफेक्ट पड़ जाता है उसके ऊपर। ठीक है, चलें आगे, कंपनी पूरी नेगेटिव हो जाती है। अब मान लो प्रमोटर ने किसी के 2000 शेयर ले रखे हैं, एक शेयर की वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो कितने रुपए हो गए, 200 करोड़, 9 जीरो हो गई ना, 200 करोड़। और मान लो 1 लाख की वैल्यू थी और ऑडिटर ने लिख दिया गोइंग कंसर्न खतरे में, शेयर की वैल्यू 10 रुपए हो गई, 200 करोड़ से कहाँ आ गए 20,000 रुपए, बहुत फर्क पड़ जाता है। चले आ जाओ, ऑडिटर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इज विलिंग टू रिपोर्ट दैट। कह रहा है भैया सेटिस्फाई नहीं है, सही है, तो उसने क्या कर दिया कि वो बोल देगा ट्रू एंड फेयर व्यू भी नहीं है और अपनी एक एडवर्स ओपिनियन डाल देगा। चलें आगे, डिस्क्लेमर ओपिनियन क्या होती है, पहले इससे पहले क्वालिफाइड पढ़ो यार, एडवर्स और डिस्क्लेमर से पहले। कह रहा है ऑडिटर इज सेटिस्फाइड विद द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्जेक्ट टू सम मैटर व्हिच आर either misstated in the financial statement or information does not provided there on। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वालिफाइड में, अरे बोलो, क्वालिफाइड में क्या बोल रहा है, एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ की तरह, एक बार पढ़ो दोबारा देखो। ऑडिटर इज सेटिस्फाई, यहां पे सेटिस्फाई है वो कि ट्रू एंड फेयर व्यू है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, सब्जेक्ट टू सम मैटर विच आर ईदर मिसस्टेटेड, दिखाए ही नहीं गए हैं यानी गायब हैं, और द इंफॉर्मेशन नॉट प्रोवाइडेड देयर ऑन, बहुत सारे ऐसे मैटर थे जिसपे वो इंफॉर्मेशन मांग रहा था और उसे कोई एक्सप्लेनेशन आप नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू के साथ अपनी ओपिनियन को क्या कर देगा, क्वालिफाई कर देगा। अच्छा मैंने ना यहाँ पे डज नॉट नहीं आएगा, नीचे वाले में आएगा भाई डज नॉट, ठीक है, यहाँ पे है नेगेटिव ओपिनियन। ठीक है, क्वालिफाइड में वो वाली ओपिनियन है जहाँ पे उसे बहुत सारा कुछ घपला मिला है और वो मैनेजमेंट से मांग रहा है कि इस पे कुछ एक्सप्लेनेशन दे दो, ऐसा क्यों है बता दो, ओपनिंग बैलेंस क्यों हिले हुए हैं, ओपनिंग बैलेंस क्यों मैच नहीं कर रहे, आपकी एसेट नेगेटिव क्यों आ रही है, आपकी एसेट नेगेटिव क्यों आ रही है, आपका लोन का बैलेंस इतना क्यों आ रहा है, स्टेटमेंट में तो कुछ और आ रहा है, बैंक का बैलेंस इतना क्यों आ रहा है, चीख चीख के वो एक्सप्लेनेशन मांग रहा है लेकिन आप कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हो, तो उन मैटर को वो क्या कर देगा बेटा, क्वालिफाई कर देगा। क्या कर देगा, क्वालिफाई कर देगा। ये थोड़ा, ये वाला जो वर्जन है ना मैडम, ये इसका एक्सटेंडेड वर्जन है ना, क्योंकि इसने यहां मांगा, अगर इसे मिल गया तो ये वाली रिपोर्ट बनेगी, एक्सप्लेनेशन बन गई, मिल गई, एक्सप्लेनेशन के बाद अब वो इफेक्ट देखेगा क्या ये सिग्निफिकेंट है, तो फिर वो एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में लिखेगा। आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर उसने मांगा और एक्सप्लेनेशन आप दे ही नहीं रहे हो तो वो क्या करेगा, अपनी क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। सही है, और एडवर्स ओपिनियन कैसी होती है, जहां पे वो लिख देता है डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी नेगेटिव ओपिनियन। सही है, आगे चलें, डिस्क्लेमर क्या होता है, कह रहा है ऑडिटर इज नॉट एबल टू कंक्लूड द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट नॉट प्रोवाइडेड टू हिम, यानी यहाँ पे तो ऑडिट ही नहीं करने दे रहे, यहाँ पे ऑडिट ही नहीं करने दे रहे, ऑडिट करने जाता है और उसे करने नहीं दिया जाता, भगा देते हैं। क्लियर है सारी ओपिनियन, हाँ क्या क्या पढ़ा बताना। यहां से आप देख सकते हो, बहुत इजी है, यहां से आप देख सकते हो बेटा, अनमॉडिफाइड मतलब क्लियर,
मॉडिफाइड विद अनमॉडिफाइड ओपिनियन मतलब एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ, जहाँ पे सिग्निफिकेंट आइटम अपने को रिपोर्ट करना है। एडवर्स का मतलब नेगेटिव ओपिनियन। डिस्क्लेमर का मतलब कोई ओपिनियन नहीं, कोई ओपिनियन नहीं मतलब आपने करने ही नहीं दिया। और क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब हम बेटा हमने बहुत सारे मैटर आइडेंटिफाई करे थे, उस पर एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे, आपने एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो हम क्वालिफाई कर देंगे। चले, आया आया क्या? देखो अब ये कुछ चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हो बेटा, समझाऊं ये? आ जाओ, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कोई मिस स्टेटमेंट नहीं आइडेंटिफाई हुआ था, कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं हुआ। ठीक है, तो हम कैसी ओपिनियन देंगे बताना? क्लियर, अनमॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड। सुनो सुनो सुनो, ये कह रहा है जो मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं हुआ था वो इमटेरियल था। अगर मटेरियल होता तो वो तो आइडेंटिफाई हो गया ना, मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो बच गया हो। ठीक है, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है। मटेरियल एज वेल एज परसुएसिव, परवासिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव का मतलब क्या होता है, आता है आपको क्या? हर जगह एप्लीकेबल होती है। सही है, यहाँ पे क्या मीनिंग निकालोगे आप? मटेरियल बट नॉट परवासिव, लेकिन परवासिव नहीं है। परवासिव मतलब हम्म, हम आप यहाँ पे ना ऐसे देख सकते हो, मटेरियल तो है लेकिन वो ना डिसीजन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। परवेसिव का मतलब यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो, मटेरियल तो है कोई चीज़ लेकिन डिसीजन पे चेंज नहीं डालेगी। आ रहा है समझ में? जैसे आपने किसी से कैश परचेज पकड़ ली 5 करोड़ की, तो वो आइटम मटेरियल हो गया, क्यों पकड़ी? कहीं घपला तो नहीं है? लेकिन परचेज तो परचेज है, शेयर होल्डर क्या बोलेगा, स्टेक होल्डर क्या बोलेंगे? कर ली परचेज, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो प्रॉफिटेबिलिटी से मतलब है। आ रहा है या नहीं आ रहा? चले, आ जाओ, सुनो सुनो सुनो, कह रहा है नो मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई प्लस नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू दी ऑडिटर। अगर ये है तो हम कैसे ओपिनियन देंगे बेटा? हर केस में क्लियर। ठीक है, अगला आ जाओ, कह रहा है मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई बाय दी ऑडिटर। मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करा लेकिन वो कैसा था? इमटेरियल, तो क्लियर ओपिनियन देंगे। अरे हमें पता चला आपने 10-10 रुपए के 10 कैलकुलेटर खरीदे हैं लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। 100-100 रुपए के मान लो, 1000-1000 रुपए के मान लो, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्या मटेरियल है? कैलकुलेटर को आपने पीएनएल में डाल दिया, कैपिटलाइज नहीं करा, मटेरियल है? छोटी सी चीज है, जैसे मर्जी ट्रीट करो, मन कर रहा है कैपिटलाइज कर दो, मन कर रहा है पीएनएल में डाल दो। उसे स्टेशनरी भी बोल सकते हो, उसको असेट भी बोल सकते हो। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? तो वो मर्जी है, लेकिन क्या वो मटेरियल है? क्या करोड़ों के बिजनेस में 100 रुपए की चीज मटेरियल है? नहीं। आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छा, मैं सिर्फ यहाँ अमाउंट की बात नहीं कर रहा, कहीं आप अमाउंट पे ही मत अटके रहना, कंसेप्ट की भी बात हो रही है ना? ये तो डिस्प्यूट ही हो गया ना एक तरह से, उसे स्टेशनरी का पार्ट माने या उसे फिक्स एसेट माने, है ना? तो वो कुछ भी कर लो, क्या ऑडिटर के ऊपर फर्क पड़ेगा? ऑडिटर बोलेगा इससे क्या ही फर्क पड़ेगा यार मेरे को, तो वो क्या इसकी वजह से बोल दे कि नहीं मैं एडवर्स ओपिनियन दूंगा अपनी, मैं बोलूंगा नहीं कैलकुलेटर को फिक्स एसेट बनाओ, मैंने पढ़ा है 11th में। हाँ, डट जाए इस पे? कह रहा है हाँ डट जाओ, डट जाए। तो भैया हम कैसे रिपोर्ट देंगे अगर मटेरियल नहीं है आइटम? तो अनमॉडिफाइड यानी क्लियर। भैया बोलो, अनमॉडिफाइड को मैं क्लियर लिख दूं? कहीं लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि आगे आ जाओ, कह रहा है सुनो मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करा ऑडिटर ने और वो कैसा था बेटा? मटेरियल था बट नॉट परवेसिव। मटेरियल था बट परवेसिव नहीं था। परवेसिव का मतलब यानी वहां पे जरूरी नहीं था लेकिन मटेरियल था, आपने कोई मोटा अमाउंट से खेला है या कोई भारी भरकम कंसेप्ट, आपने प्रोविजन ही नहीं बनाया, आपने प्रोविजन ही नहीं बनाया टैक्स का। क्या बनाना चाहिए? कंपलसरी है, बनाना चाहिए, प्रोविजन तो बनाना पड़ेगा, टैक्स तो पे ही करना है, इनकम टैक्स अवॉइड कर सकते हो? मान लो आपकी बैलेंस शीट में 25 करोड़ का प्रॉफिट खड़ा हुआ है, तो क्या इनकम टैक्स देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, प्रॉफिट है तो, है? अरे आपने मैट पढ़ा है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स पढ़ा है? इनकम टैक्स, सुनो मैं बता देता हूँ,
AMT एप्लीकेबल होता है अदर देन कंपनी पे, मैट एप्लीकेबल होता है कंपनी पे। कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट। आ रहा है ना? मैट पढ़ोगे अभी, बुक प्रॉफिट निकालना सीखोगे। अभी आपने फर्म का बुक प्रॉफिट सीखा होगा। सुन लो सुन लो सुन लो, मैट का प्रोविजन आपको पता है क्यों आया था? नहीं पता आपको? रिलायंस कंपनी थी ना जो, वो हमेशा अपनी बुक में लॉस दिखाती थी, अपनी बुक में लॉस दिखा देती थी। और लॉस दिखा के डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखा दिया, मान लो कोई ऐसा खर्चा ज्यादा दिखा दिया, राइट ऑफ करा है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लॉस दिखा दिखा के कभी भी टैक्स नहीं भरते थे, लॉस दिखा दिखा के कभी भी टैक्स नहीं भरते थे। तो भाई गवर्नमेंट ने एक कंसेप्ट लॉन्च करा जिसको बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। बोला लॉस भी है ना, तभी भी हम तेरा बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करें, जो तूने नेट प्रॉफिट माना है ना, हम उसे प्रॉफिट नहीं मानेंगे, हम कुछ आइटम इसमें ऐड बैक करेंगे और उससे हम बुक प्रॉफिट निकालेंगे, और उस बुक प्रॉफिट पे हम टैक्स की स्लैब लगाएंगे, जो टैक्स आएगा वो तेरे को मिनिमम देना पड़ेगा, चाहे तेरा बुक में लॉस ही क्यों ना आ रहा हो। समझ में आया? तो उन्होंने ऐसे आइटम ढूंढे जो लोग झूठे झूठे डाल के क्लेम कर लेते हैं, उन आइटम को उन्होंने ऐड बैक करवा दिया। आप पढ़ोगे डिटेल में इनकम टैक्स में, उन आइटम को उन्होंने ऐड बैक करवा दिया, और ऐड बैक कराने के बाद प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वही आइटम आपने डाले होंगे। और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो उस पर टैक्स भी आएगा, और टैक्स आएगा तो टैक्स पे भी करना पड़ेगा। तो इसलिए कंसेप्ट लॉन्च हुआ मैट। सबसे पहले मैट आया था, फिर देखा कि कंपनी को तो हमने कंट्रोल कर लिया, ऐसा लोग फर्म में भी कर रहे हैं, फिर वहां पे AMT डाल दिया। समझ में आया? मैट की भी वही है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, बस इधर उधर, ताकि फर्क हो सके कि ये इसका है, ये इसका है, ये कंपनी के ऊपर है और ये इसके ऊपर है। थोड़ा सा कंसेप्ट में भी फर्क है, पढ़ोगे वहां, मस्त है। ये मैं बात क्यों बता रहा था, लेकिन मैं तो यही भूल गया। सुनो सुनो, मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई बाय द ऑडिटर। हाँ, प्रोविजन से आए थे यहाँ पे, बदतमीजो, बदतमीज कहीं के। तो आप तो बोलोगे लॉस के केस में वैसा प्रोविजन नहीं बनेगा, लेकिन हो सकता है कि मैट एप्लीकेबल हो जाए और टैक्स पे करना पड़ जाए, तो प्रोविजन तो बनाना मैंडेटरी हो गया। नहीं आया समझ में? हाँ, तो प्रोविजन बनाना मैंडेटरी हो गया। और अगर आपने प्रोविजन नहीं बनाया, क्या वो मटेरियल है? मटेरियल है। क्या वो परवेसिव है? परवेसिव है? बोलो। मेरे को लगता है परवेसिव है, मेरे को लगता है परवेसिव है, मेरे को लगता है परवेसिव है। तो वो यहाँ पे कवर हो गया। लेकिन कोई ऐसी चीज, जैसे मैंने परचेज का एग्जांपल दिया, क्या परचेज क्या मना ही है? क्या नहीं कर सकते? कैश में 5 करोड़ की परचेज नहीं कर सकते, मना है क्या कहीं? मना नहीं है। लेकिन अगर किसी ने करी है तो वहां क्वेश्चन रेज हो जाएगा कि क्यों करी है, वहां क्वेश्चन रेज हो जाएगा कि क्यों करी है। और हो सकता है जीएसटी में आपको इनपुट भी ना मिले। पता नहीं आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा जीएसटी, जी आईपीसीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। हो सकता है कि वहां पे लिखा हुआ है 2 लाख से ज्यादा अगर कैश में खरीदोगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको, मैं पढ़ रहा हूं क्या? मेरे को लग रहा है मैं पढ़ रहा हूं आईपीसीसी, मेरे को याद है सब। ऐसा ऐसा कुछ तो प्रोविजन है क्या? तेरे को भी नहीं पता? मैं बता देता हूँ, 2 लाख तक कैश में अलाउड है, जीएसटी के अंदर आप लेन देन कर सकते हो। अगर उससे ज्यादा का करोगे तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। 180 दिन का तो कंसेप्ट पता होगा आपको? 180 दिन, ये भी नहीं पता? मान लो मैंने इससे माल खरीदा, तो मेरे को इसको पेमेंट 180 दिन में करनी है। अगर 180 दिन में मैंने इसको पेमेंट नहीं करी तो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा, बाद में जब पेमेंट करेंगे तब मिल जाएगा। ये तो याद था? छोड़ो यार, छोड़ो 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 छोड़ो, मैंने गलत बोल दिया, छोड़ो छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़ लेना अपना सब्जेक्ट। सुनो सुनो, मैंने क्या बोला? सुनो सुनो, मटेरियल तो है परचेस, इतनी मोटी अगर पकड़ी है तो आपने कहीं तो इफेक्ट जाएगा उसका, यानी जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन क्या परवेसिव है? परवेसिव नहीं है, परवेसिव नहीं है, क्योंकि परचेज ले ले भाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैंसिल होगा वो बात अलग है, ले तो सकते हो। आ रहा है या नहीं आ रहा?
ठीक है, तो इस केस में मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दे दूंगा। कैसी ओपिनियन दे दूंगा? क्वालिफाइड। क्या मैंने नेगेटिव ओपिनियन दे दी? नहीं। नेगेटिव ओपिनियन कब दूंगा? बोलो। वो मटेरियल भी है और क्या है, परवेसिव भी है। तो मैं कैसी ओपिनियन दूंगा मेरे बच्चे? एडवर्स। बोले तो आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो बोलो बोलो। आगे चले क्या? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आया? चलो सुनो, अब अगला क्या है? इतना समझ में आया? क्वालिफाइड दे दी यहां और यहां एडवर्स दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि वो परवेसिव भी था। परवेसिव भी क्यों था? मतलब सिग्निफिकेंट था, वो करना जरूरी था, उसको छोड़ नहीं सकते। चले चलो आगे क्या रहा है? नेसेसरी इंफॉर्मेशन नॉट प्रोवाइडेड टू दी ऑडिटर। क्या बोल रहा है? इंफॉर्मेशन ही नहीं प्रोवाइड करी। अगर वो इंफॉर्मेशन इमटेरियल थी तो क्या करें? भैया कैलकुलेटर के बारे में हमें बताया नहीं गया कि कैलकुलेटर भी खरीदा था, क्या करें? क्लियर ओपिनियन? फर्क पड़ेगा किसी को? 1000 रुपए से आपके फर्क पड़ रहा है क्या किसी को? नहीं। तो कैसी ओपिनियन? ठीक है, लेकिन वो मटेरियल था बट नॉट परवेसिव, तो वही क्वालिफाइड। और इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली, सुन लो प्लीज, इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली और वो मटेरियल भी थी और परवेसिव भी थी, तो कैसी ओपिनियन दोगे? डिस्क्लेमर। अगर कोई मिस स्टेटमेंट था तो कैसी ओपिनियन दोगे? एडवर्स। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली इस केस में कैसी दोगे? डिस्क्लेमर। चार्ट को ध्यान से घर पे पढ़ना, समझ में आएगा। अभी भी मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया हो। चले चलो, अब ये है बेटा रिपोर्ट की वर्डिंग्स। ये इजी है, जल्दी से पढ़ के आगे चलते हैं, है ना। वर्डिंग्स बोले तो कैसे हम पैराग्राफ बनाएंगे अपनी ओपिनियन का, अपनी ओपिनियन का हम कैसे पैरा बनाएंगे, है ना। जैसे लव लेटर में आप लिखते हो कि मेन बात सबसे लास्ट में कहां पे लिखी जाएगी, ये वही है, ये वही है। आ जाओ, कह रहा है अनमोडिफाइड ओपिनियन में अपन बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिफ्लेक्टेड एट ट्रू एंड फेयर व्यू और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड और इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। समझ में आया? बैठो यार, नीरज सर कहां जा रहे हो? आया? आया नहीं आया? आगे पढ़ लो। एडवर्स ओपिनियन में क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर स्टेटेड इन द ऑन द बेसिस for adverse section financial statement do not reflect a true and fair view of the financial statement are not prepared in all material respect as per the applicable reporting framework। यानी वहां पे हम क्या कर रहे हैं? नॉट का यूज कर रहे हैं, तो नेगेटिव रिपोर्ट हो गई। नेगेटिव रिपोर्टिंग हो गई, नहीं हो गई? तो एडवर्स इज कॉल्ड नेगेटिव। आ रहा है या नहीं आ रहा? आगे चलें। डिस्क्लेमर में क्या बोलते हैं? वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन। क्यों? जब भी जाते थे कुत्ता छोड़ देते हमारे पीछे, बार बार भगा देते थे हमको, बैठने ही नहीं देते थे, सपोर्ट ही नहीं करते थे, सिस्टम ही नहीं बताते थे कहाँ पे बैठ के काम करना है, कोई डाटा ही नहीं देते थे। आ रहा है समझ में? तो कह रहा है वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर। क्लियर है? आगे चलें। क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होती है? कह रहा है सब्जेक्ट टू, क्वालिफाइड क्या होती है? सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन एज स्टेटेड इन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। हम बेसिस लिख देंगे कि ये दिक्कत थी और हमने इस पे एक्सप्लेनेशन मांगी थी लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई, तो उस केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्टेड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आर प्रिपेयर्ड ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट में विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। यानी एफआरएफ क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ऊपर लिखा हुआ है, यहां पे पढ़ा था अभी, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो क्वालिफाइड में अपन ने क्या लिख दिया? हमने ये बोल दिया जो एक्सेप्शन हमने लिखी है क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में, उसको छोड़कर ट्रू एंड फेयर व्यू मिल रहा है। यानी कि ये पॉजिटिव तो है लेकिन सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ गई सारी रिपोर्टिंग आपको समझ में? चलें आगे। चलो अब आ जाओ, अब हम चालू कर रहे हैं बेटा। ये थोड़ा थोड़ा अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि चैप्टर 1 आपका कुछ कुछ आ रहा है। चलें, आज का टारगेट अभी ये है जितना बचा है। चलें चलो। अब कह रहा है ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है मेरे बच्चों? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपको पता है? क्या होता है?
काम करना और उसके ऊपर अपनी ओपिनियन देना, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, देखो वही लिखा है यहाँ पे। लेकिन बेटा ये भी आपको एक ऐसे बताता है, कहता है आप अनपढ़ हो, आपको समझ नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग क्या बोलता है, आप लोग हो अनपढ़, आपको ना आए ऑब्जेक्टिव समझ में, इसलिए मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव। ये कौन बोल रहा है, एस से 200। देखो क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर इज, ये है, ठीक है। यानी ये एस का नाम है भाई, यहां तक, यहां तक ये एस का नाम है। जैसे आपका होता है ना AS13 इन्वेस्टमेंट, AS2 इन्वेंट्री, ऐसे ही है एस से 200। नंबर भी तो भारी है ना 200, तो इसलिए नाम भी भारी है। देखो क्या है नाम, क्या है, एस से 200 क्या बताता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बताता है एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर का कि उसे कंडक्ट कैसे करना है ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। आ रहा है या नहीं आ रहा, ये इसका नाम है। आगे चले, कह रहा है अब द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिपेंडेंट ऑडिटर का, वो है ऑब्टेन करना रीजनेबल एश्योरेंस, क्या ऑब्टेन करना एक रीजनेबल एश्योरेंस, बट ये कैसी होती है, हाई होती है बट एब्सोल्यूट नहीं होती। वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस शीट, P&L, CFS, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंट जो डिफरेंसेस हैं, वेदर कॉज्ड ड्यू टू एरर और फ्रॉड। यानी जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं मेरे बच्चे, वो कैसे हैं, वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री हैं, वो फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, यानी वो ट्रू एंड फेयर व्यू है ना। सो सुनो, so as to express an opinion through the audit report whether the financial statement are prepared in all respect as per the applicable financial reporting framework, that is accounting standards, Ind AS, generally accepted accounting principle, गैप पढ़ा होगा 11th में, दैट इज एक्रूअल कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, मैचिंग, दुनिया भर के कंसेप्ट पढ़े, वो सब क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, है ना। जितने भी प्रिंसिपल हैं सारे, वो सारे इसमें आ जाते हैं। और IFRS आप पढ़ोगे फाइनल में, ये क्या होता है, IFRS ये होते हैं बेटा ग्लोबली लगते हैं, और जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क होते हैं, तो जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क से जो कंपनियां मैच कर रही हैं, यानी जो MNC हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उन सब पे ये लगता है ना। तो ये सब किस में आते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में आते हैं। समझ में आया, एक बार दोबारा से पढ़े क्या, एक बार दोबारा से द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर इज टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट as a whole are free from material misstatement whether caused due to error or fraud, so as to express a opinion whether the financial statement are prepared in all material respect with the applicable financial reporting framework। क्लियर है, पक्का। तो सीधी सी बात है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन देना, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ओपिनियन देना, लेकिन किस चीज के ऊपर, इन पांचों चीजों के ऊपर, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, और किसके दायरे में रहते हुए मेरे बच्चे बोलो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के। क्या ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं। अगर किसी ने इन्वेंट्री AS2 फॉलो नहीं करा, वो सिर्फ कॉस्ट पे ही बना रहा है, वो सिर्फ कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड कर रहा है अपनी इन्वेंट्री, तो आप बोलोगे कि ठीक है, हाँ, आप बोलोगे गलत है, तो आप उससे रीजन मांगोगे। अगर रीजन आपको सही लगेगा तो आप अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दोगे, रीजन ठीक नहीं लगेगा तो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ दोगे, और अगर रीजन ही नहीं देगा तो क्वालिफाइड दोगे। आ रहा है या नहीं आ रहा, हाँ चले, चलो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ये बता दिया मैंने आपको यार। कह रहा है प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड, गाइडलाइंस ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। आप देख रहे हो 11 से अभी तक आपने क्या सीखा है, बस आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखा है, बस आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखा है। अगर आप ध्यान से सोचो तो जनरल एंट्री उसका पार्ट थी, है ना, लेजर उसका पार्ट था, कैश फ्लो, ट्रायल बैलेंस, वो सब तो बच्चों वाली चीजें थी। फिर 11th में आए, फिर आपने कंपनी की अकाउंटिंग सीखी, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग सीखी, वो सब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना सीखा है आपने, कैसे बनाते हैं। अब आप क्या सीख रहे हो, उनको चेक करना, है ना, उनको चेक कैसे करते हैं। तो चेक करने के लिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो वेरियस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आर यूज्ड बाय द डिफरेंट एंटिटी आर इंडियन गैप्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड AS, IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और IFRS, दोनों सेम ही है ना।
यूएस गैप शेड्यूल, थर्ड ऑफ द कंपनी एक्ट 13, ये सब क्या है बेटा? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या है ये मेरे बच्चे? अरे बोलो। एफआरएफ बोलेंगे अपन इसको, क्या बोलेंगे? एफआरएफ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। चाहिए? सही है, आ रहा है पक्का? चलो सुनो अब, कह रहा है भैया ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एफआरएफ को हमने दो कैटेगरी में बांटा है, ये जनरल है वैसे ही, है ना। कंप्लायंस एफआरएफ, दोज एफआरएफ वेयर द मैनेजमेंट इज नॉट परमिटेड टू टेक एनी डेविएशन, जैसे कंपनी के केस में शेड्यूल 3 में ही बनेगा, कंपनी के केस में शेड्यूल 3 में ही बनेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या आप चेंज कर सकते हो? हॉरिजॉन्टल बना सकते हो? अपने मर्जी से कोई हेड डाल सकते हो? नहीं डाल सकते, जो शेड्यूल 3 में लिखा है उसके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। तो ये कौन से एफआरएफ हो गए? एक तरह से कंप्लायंस, है ना। कह रहा है फेयर प्रेजेंटेशन एफआरएफ, ये कैसे होते हैं? दोज एफआरएफ इन विच द मैनेजमेंट इज परमिटेड टू टेक डेविएशन टू एंश्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू। जैसे कि मैं अगर डेप्रिसिएशन की बात करूं तो ये आपके ऑप्शन पे है, एसएलएम लगा लो, डब्ल्यूडीवी लगा लो, है ना। आप चेंज भी कर सकते हो क्या? चेंज कर सकते हो क्या? डब्ल्यूडीवी से एसएलएम पे आ सकते हो? हाँ पक्का? क्यों कर सकते हैं चेंज? अगर हम ये प्रूफ कर दें कि इसकी वजह से हमारी कंपनी का फेयर प्रेजेंटेशन होगा, हम तब चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के भी रीजन है वहां पे, कब कब चेंज कर सकते हैं। फेयर प्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द रीजन, एएस में आपने पढ़ा होगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हो, और अगर आप चेंज करोगे तो आपको बताना पड़ेगा क्या रीजन, क्या उसका इफेक्ट है ना, कितना उससे नेट प्रॉफिट हिल रहा है हमारा। चले, चलो आप तो एक्सपर्ट हो। अब आ जाते हैं ऑडिट प्रोसीजर पे मेरे बच्चे। सर कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा रहे आज, आधा घंटा और बस, है ना। ऑडिट आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है बेटा? ये बोलो, 2 पेज बचे हैं बस, खत्म हो रहा है। ऑडिट प्रोसीजर बोले तो सिंपल सी बात है, किसी भी काम को करने का एक प्रोसीजर होता है, तो ऑडिट को करने वाला प्रोसीजर इज कॉल्ड ऑडिट प्रोसीजर, एग्जीक्यूशन का पार्ट है। चले आ जाओ, आ जाओ मेरे बच्चे। क्या है ऑडिट प्रोसीजर का मतलब? सीख रहे हैं अपन। प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर टू कलेक्ट इवेल्युएट द ऑडिट एविडेंसेस, है ना। ये क्या कहलाता है मेरे बच्चे? यहाँ पे बंद करना चाहिए था। क्या कहलाता है ये मेरे बच्चे? ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर का मतलब क्या है? प्रोसीजर परफॉर्म बाय द ऑडिटर टू कलेक्ट एंड इवेल्युएट ऑडिट एविडेंस, यही है या नहीं? पहले एंगेजमेंट था ना, फिर प्लानिंग, फिर प्रोसीजर, एग्जीक्यूशन का पार्ट हो गया एक तरह से। तो वहां पे जाके अपन एविडेंस ही तो कलेक्ट करेंगे, अपन चेक ही तो करेंगे क्या कहाँ पे क्या क्या गलती है, फिर उसके एविडेंस कलेक्ट करेंगे, उस एविडेंस को इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएट करके रिपोर्टिंग देंगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो, कह रहा प्रोसीजर में बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। पहले क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर 2 कैटेगरी में हमने बांटा है। पहला क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और दूसरा क्या है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर और रिस्पॉन्स टू द एसेस रिस्क। ये बेटा क्या बताता है? एस से 315 बताता है, एस से 315 बताता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। एस से 315 बोलता है कि आपको जिस एंटिटी का आप ऑडिट करने जा रहे हो उसका इन्वायरमेंट अंडरस्टैंड करना है। आपको क्या करना है? इन्वायरमेंट अंडरस्टैंड करना है, और उसमें आपको ये निकालना है कि क्या क्या वनरेबल चीजें हो सकती हैं, क्या क्या रिस्क वहां पे हो सकता है। जैसे मान लो हम खारी वॉली में चले जाएं और वहां पे जो नॉर्मल दुकानदार हैं उनकी ऑडिट हमें मिल जाए, भैया हजार हजार करोड़ का धंधा हो रहा है वहां पे, किसका? ड्राई फ्रूट्स का, ठीक है, उसकी ऑडिट आपको मिल जाए, तो वहां पे आप पता लगा सकते हो कि कितने तरह के रिस्क इन्वॉल्व होंगे। ह्यूज नंबर ऑफ रिस्क। क्यों? वो अनपढ़ व्यापारी है, उसे कुछ आता ही नहीं, उसे यही नहीं पता अकाउंटिंग कैसे होगी, बुक कीपिंग कैसे होगी, तो आप वहां पे फिर उस माइंडसेट से जाओगे कि वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होगा। समझ रहे हो आप? चोरी का रिस्क भी ज्यादा है, अच्छे से कंप्लायंस नहीं होगी, अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं बनेंगे, आपसे गाली गलौज से भी बात कर सकता है। आ जाओ, कह रहा है प्रोसीजर परफॉर्म्ड टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आर नॉन एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या कहलाता है? अरे यार ये बोलो ना,
आइडेंटिफाई करना और एसेस करना। रिस्क किसका? मटेरियल मिस स्टेटमेंट का। मान लो आप गए, आप ऐसे ही चेक करने पहुंच गए, एंगेजमेंट से पहले मीटिंग थी, आपने बोला कौन कौन स्टाफ है जरा मेरे को मिलवा दो। स्टाफ आया वहां का, स्टाफ से आपने बात करी, बातों से ही आपको पता चल गया क्वालिफाइड ही नहीं है। तो अगर बंदा क्वालिफाइड नहीं है, वहां पे आपका रिस्क बढ़ गया। आपका रिस्क बढ़ गया, कैसे इसने बुक कीपिंग करी होगी। उससे आपने बोला स्टॉक को किस पे वैल्यू करते हैं, कह रहा जितने की कीमत होती है उस पे कर देते हैं, है ना। आपने बोला WDV SLM में से कौन सा लगाते हो, पूछता है ये क्या होता है ना। आपने बोला इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट करी है कंपनी ने, कह नहीं पैसा तो दिया था किसी को, ये ना पता क्या हो गया, वो पैसा तो दिया था किसी को, ये ना पता क्या हो गया। फिर क्या लगेगा आपको, बताओ। आपका रिस्क बढ़ जाएगा, आपको ये लगेगा भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे ही होंगे, है ना। तो वहां पे आपको और डिटेल में एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। आ रहे हैं। तो यानी जिस भी एंटिटी का आप ऑडिट करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको एसेस करना कि कैसा है, क्या मटेरियल में स्टेटमेंट होगा इसकी वजह से, क्या नहीं होगा। आ रहा है या नहीं आ रहा। ऐसा भी तो हो सकता है मालिक अनपढ़ हो लेकिन अंदर का स्टाफ पूरा क्वालिफाइड हो, तो ठीक है, तो कम रिस्क होगा। आ रहा है या नहीं आ रहा। चले, आप तो बोल दोगे अडानी जी 12वीं पास हैं तो वो कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ही नहीं सकते, लेकिन अंदर का स्टाफ तो क्वालिफाइड है। अरे बोलो, आ रहा है समझ में। देखो, सच प्रोसीजर आर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की बात, सच प्रोसीजर मतलब RAP। RAP बोले तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, क्या, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। सच प्रोसीजर आर परफॉर्म्ड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ये जो प्रोसीजर है ये कैसे परफॉर्म किया जाता है बेटा, अंडरस्टैंड करोगे आप किसको, एंटिटी को। सबसे पहले एंटिटी को अंडरस्टैंड, एंटिटी बोले तो कंपनी है, फर्म है, प्रोप्राइटरशिप है। भाई तुम हो क्या, NGO हो, सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, आप हो क्या। सबसे पहले एंटिटी को अंडरस्टैंड करा जाएगा, फिर उसके अंदर का एनवायरनमेंट चेक करोगे। एनवायरनमेंट बोले तो मैनेजमेंट कैसा है वहां पे, क्या हायरार्की बनी हुई है, क्या टॉप लेवल, वो पढ़ा था ना बचपन में आपने, कौन सा वो टुच्चा सा सब्जेक्ट होता है, हाँ उसमें, उसमें पढ़ा था ना आपने, 3 तरह के लेवल होते हैं, वो ऊपर वाला नीचे को रिपोर्ट करेगा, नीचे वाला उससे नीचे को रिपोर्ट करेगा। आ रहा है नहीं आ रहा। तो वो हिराकी देखोगे आप, क्या हिराकी है, अगर हिराकी नहीं है भैया एक ही आदमी है, सब कुछ वही कर रहा है, कपड़े भी वही धो रहा है, सुखा भी वही रहा है, धो भी वही रहा है, सुखा भी वही रहा है, निचोड़ भी वही रहा है, पहन भी वही रहा है, तो आप क्या बोलोगे, मैनेजमेंट कैसा है, बढ़िया। आ रहा है ना समझ में। चलो, तो इन्वायरमेंट समझोगे एंड इंटरनल कंट्रोल। इन्वायरमेंट देखने के बाद आप देखोगे कि इंटरनल कंट्रोल कैसे हैं वहां के। इंटरनल कंट्रोल बोले तो कंट्रोल्स, यानी आप कभी तनिष्क में गए हो, किसी मॉल वॉल में तो गए हो, वहां से क्या आप चुरा के ला सकते हो कपड़ा। ये ज्वेलरी की शॉप की बात करता हूँ क्योंकि वो ज्यादा रिस्की मामला है। आप जैसे मैं जाता हूँ ना कभी कभी, तो मेरा तो मन में चलता है कि सारा गहना अपनी मुट्ठी में, है ना। ये तनिष्क में घुस जाओ आप, आपको ऐसा लगेगा यार कितने खुले में पड़ा हुआ है सब कुछ, उठा के ले चलो। लेकिन वहां पे बेटा कंट्रोल इतना अच्छा है कि वहां का एम्प्लॉय भी नहीं छू सकता, वहां का एम्प्लॉय भी नहीं छू सकता। आ रहा है समझ में आपको। तो वहां पे एक कंट्रोल सिस्टम बना हुआ है कि ये इस तरीके से ही खुलेगा। आपने कभी कभी मॉल में कुछ खाया होगा, मॉल में वो बिल बनाता है, खटखट खटखट बटन दबाता है, उसका शटर खुलता है, नहीं खाया। अरे मॉल में, मेट्रो में दुकानें होती हैं, वहां वो खटखट खटखट बिल बनाता है, एंटर करता है, जैसे ही आप पे करते हो ना तब उसका शटर खुलता है, वरना उसका शटर खुल नहीं सकता। तो ये भी एक इंटरनल कंट्रोल है, ये भी एक इंटरनल कंट्रोल है। अगर मैं यहाँ पे CCTV इंस्टॉल करवा दूं तो ये भी एक तरह का इंटरनल कंट्रोल है। अगर मैं यहाँ पे बच्चों के लिए बायोमेट्रिक लगवा दूं और टीचर के लिए भी, तो सब टाइम पे आएंगे और उसकी रिपोर्टिंग हो जाए घर पे, और टीचर की सैलरी कट जाए या शेयर कट जाए, सब टाइम पे आएंगे। ये भी एक इंटरनल कंट्रोल है। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में। तो इंटरनल कंट्रोल समझ पा रहे हो क्या होता है। इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है कि क्या कंट्रोल एस्टैब्लिश कर रखे हैं आपकी कंपनी ने, यानी कंपनी के अंदर कंट्रोल्स कैसे हैं। कहीं कहीं पे ऐसा होता है गले में से कैश निकाल लिया, पता ही नहीं चला किसी को, क्या कंट्रोल अच्छा है वहां पे, नहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वहां का इंटरनल कंट्रोल कैसा है। वहां पे अगर कोई बंदा छुट्टी कर रहा है तो उसको छुट्टी के लिए पहले इन्फॉर्म करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा,
ठीक है, अगर कोई कंप्लायंस आ रही है तो कंप्लायंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बंदों को रिस्पॉन्सिबल बनाया हुआ है, तो यानी वहां पे इंटरनल कंट्रोल अच्छा है। आ रहा है या नहीं आ रहा? चले, तो रिस्क कैसे एसेस करते हो बताना। रिस्क कैसे करते हो? एंटिटी को अंडरस्टैंड करके, उसका इन्वायरमेंट अंडरस्टैंड करके और उसका इंटरनल कंट्रोल अंडरस्टैंड करके आप ये देखते हो कि वहां पे क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है। आ रहा है या नहीं आ रहा? पक्का? चलें आगे। अच्छा, ये जो पूरी बातें हैं ना बेटा, ये ऐसे 315 में लिखी है, ये आपका होमवर्क है। मैंने 2 ऐसे दिए थे उस दिन, कितने दिए थे? 210 और 300 दिया था, पढ़ा किसी ने? हेडिंग पढ़ी थी? समझ में आ रही थी? अगर आप 315 भी पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि अगर क्लास ले ली, आपको टेक्निकल वर्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल गया, तो आप रीडिंग मारोगे ना समझ में आएगा। और ऐसे डिटेल में यहाँ पे पढ़ाने का टाइम नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में 4 नंबर का ही है। आ रहा है या नहीं आ रहा? सब में से कुछ भी आ सकता है। ऑडिट प्रोनाउंसमेंट आपके चैप्टर का हिस्सा है ना, ऑडिट प्रोनाउंसमेंट में जो जो चीजें हैं वो पढ़नी है। स्टडी मैट देखना ना आप। आ जाओ। आया? आया? यहां पे क्या सीखा 315 में हमने? बोलो। आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे रिस्क को? 3 चीजें, एंटिटी को अंडरस्टैंड करना, एनवायरनमेंट को और इंटरनल कंट्रोल को, उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा रिस्क। अब जो रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है उसे एसेस करोगे कि इसकी वजह से क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ सकती है, कैश का बैलेंस ही हिल जाएगा, चोरी हो रही है तो। आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, कोई भी स्टाफ कभी भी गायब हो जाता है, सैलरी का कोई मैनेजमेंट नहीं है, सैलरी का खर्चा हवा में डाला हुआ है, बंदे दिख रहे हैं 5, सैलरी डाली हुई है 50 करोड़, किसको दे रहे हो भाई तुम? समझ में आ रहा है ना? तो आप उससे एसेस कर सकते हो, है ना? फिर आप रिस्क को एसेस करके देखोगे क्या ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ना? फिर उसके अकॉर्डिंग ये होगा। आप आ जाओ, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर और रिस्पॉन्स टू दी एसेस रिस्क। अब आप रिस्पॉन्स अपना डिजाइन करोगे कि उस एसेस रिस्क के रिस्पेक्ट में या उसके रिवर्ट में हमें क्या रिस्पॉन्स करना है, हमें क्या रिस्पॉन्स करना है। आया समझ में आपको? हाँ, अगर कोई ऐसा रिस्क था जहां से इंटरनल कंट्रोल गोइंग कंसर्न ही अफेक्ट कर सकता है, तो वहां पे तो आप रिपोर्ट कर दोगे, पहले मैनेजमेंट से बात करोगे, मैनेजमेंट बोलेगा हाँ जी बंद भी हो सकती है कंपनी, बोलेगा नहीं बोलेगा? मैनेजमेंट बोलेगा अगर सच होगा तो, फिर आप रिपोर्ट में डाल दोगे, तो वो एक तरह का रिस्पॉन्स हो गया। देखो आ जाओ पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द रिस्क आइडेंटिफाई थ्रू द आरएपी, आरएपी बोले तो ऑडिटर डिजाइन द रिस्पॉन्स एंड सच रिस्पॉन्स में बी आइडेंटिफाइड। वो क्या करेगा? डिजाइन करेगा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब क्या हो गया? खुद ठीक करा दें या मैनेजमेंट को बताएं, मैनेजमेंट दो चार्ज विद गवर्नेंस को बताएं, बताया था दो चार्ज विद गवर्नेंस कौन होता है? कोई ऐसी अथॉरिटी जिसको मैनेजमेंट ने हायर करके बोला हुआ है, डन, उसको बताएं। या कोई ऐसा भी रिस्क हो सकता है कि सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट हो, तो मैनेजमेंट को भी भेज के मैनेजमेंट रिप्लाई नहीं करता तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देते हैं। कहीं कहीं ऐसा ऐसा सुना था हमने। फ्रॉड 143, 143 सबसेक्शन 12 फ्रॉड। कितने से ऊपर का फ्रॉड होता है तो हमें सीधा पहले मैनेजमेंट को बताना होता है, अगर मैनेजमेंट रिप्लाई नहीं करता तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देंगे कि मैनेजमेंट ने रिप्लाई नहीं करा। पढ़ाया था ऐसा कुछ? भगवान ही मालिक है आपका। आ जाओ, अमाउंट देख लेना वहां कितने का फ्रॉड है जाके आज। बेस्ड ऑन द रिस्क आइडेंटिफाई थ्रू द आरओपी, ऑडिटर को डिजाइन करने पड़ेंगे रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स आइडेंटिफाइड होंगे, फिर उन रिस्पॉन्स को डिजाइन करते हुए ऑडिट कंक्लूजन पे अपन पहुंचेंगे और रिपोर्टिंग दे देंगे। ठीक है, सुनो, अब हमें ना 2 प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं, कंप्लायंस प्रोसीजर और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या फॉलो करना होता है हमें? कंप्लायंस प्रोसीजर और सब्सटैंटिव प्रोसीजर। ये 2 तरह के प्रोसीजर हैं कि हम रिस्क को कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, आ जाओ, पहला प्रोसीजर क्या है इसमें से? कह रहा है प्रोसीजर परफॉर्म टू एंश्योर द एग्जिस्टेंस, इफेक्टिवनेस एंड कंटिन्यूटी ऑफ रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल। क्या बोला? कंप्लायंस प्रोसीजर वहां पे लगता है जहां पे इंटरनल कंट्रोल होता है। यानी मैंने बायोमेट्रिक तो लगा दिया लेकिन वहां पे कोई पंचिंग ही नहीं कर रहा, साला बंद पड़ा रहता है, रोज बंद पड़ा रहता है, कोई फायदा है ऐसे कंट्रोल का? तो ये कैसा प्रोसीजर हो गया?
आप कंप्लायंस प्रोसीजर अप्लाई करोगे, यानी आप चेक करोगे कि जितने भी इंटरनल कंट्रोल लगे हुए हैं क्या वो फॉलो हो भी रहे हैं या नहीं, क्या वो फॉलो हो भी रहे हैं या नहीं। अगर आप ये चीज चेक कर रहे हो तो इस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे? आया समझ में? देखो एक बार फिर से पढ़ता हूं। प्रोसीजर परफॉर्म टू इंश्योर एग्जिस्टेंस, इफेक्टिवनेस एंड कंटिन्यूटी ऑफ रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल, यानी जो इंटरनल कंट्रोल वहां पे है क्या वो तमीज से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? ऐसा हो सकता है वो लगा दिया सेल वाला था, बैटरी नहीं डल रही उसमें। हाँ आ रहा है समझ में? चलें आगे। सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होता है? ये बुक से बेटा पढ़ोगे भी ढूंढ के, है ना, ये बुक से पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें, स्टडी मैट से भी पढ़ोगे, या तो अभी ढूंढोगे तो मैं पढ़वा दूंगा, ठीक। ये भी होमवर्क है, 2 होमवर्क दिए, कौन कौन सा? एस से 315 और कंप्लायंस और सब्सटेंटिव प्रोसीजर, तमीज से बुक से एग्जांपल वाइज। चलें, चलो। कह रहा है प्रोसीजर परफॉर्म टू असर्टेन द वैलिडिटी, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ फाइनेंशियल डाटा। क्या करना? सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? बोलो बोलो बोलो। प्रोसीजर परफॉर्म्ड टू असर्टेन वैलिडिटी, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। असर्टेन करना क्या बेटा? वैलिडिटी, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ फाइनेंशियल डाटा, दैट इज टेस्ट ऑफ डिटेल। ये क्या है? ये डिटेल्स की टेस्टिंग है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या है? डिटेल की टेस्टिंग है। जैसे मैं बताता हूं, जैसे मान लो आपकी असेट साइड में बहुत सारी असेट खड़ी हुई थी, असेट साइड में बहुत सारी फिक्स एसेट खड़ी हुई थी जिस पे डेप्रिसिएशन अप्लाई होता है, और वो डेप्रिसिएशन का खर्चा पीएनएल में भी जा रहा था। तो वहां पे जितनी भी एसेट थी, मान लो 200 करोड़ की एसेट थी, तो आप क्या करोगे उसे चेक करने के लिए? असेट रजिस्टर मांगोगे, असेट रजिस्टर मांगोगे। अगर उसमें कोई घपला मिलेगा तो आप क्या मानो, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे परचेज फाइल लेके आओ इन सारी फिक्स एसेट की। वो सारी परचेज फाइल आएंगी, वो सारी, बोलो, परचेज फाइल आएगी, उस परचेज फाइल से रिकंसाइल करोगे, और जहां जहां डिफरेंसेस आएंगे तो वो डिफरेंसेस आप क्या करोगे? रिपोर्ट करोगे या रिकॉर्ड करोगे, और उसके बेसिस पे अपनी रिपोर्ट दोगे। तो ये कौन सा प्रोसीजर हो गया? जितनी भी डिटेल्स थी आपने क्या करा मेरे बच्चे? उनको चेक करा। जितनी भी डिटेल्स थी आपने उनको चेक करा। तो ये क्या हो गया? टेस्ट ऑफ डिटेल। यहां पे क्या हो रहा था? टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, आ जाओ। इसको बेटा सुनो सुनो, इसके पूरा ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर का एक एस्से है जिसका नाम है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, एस्से 520। ठीक है, सारे एस्से आपको डिटेल में फाइनल में पढ़ने हैं। यहाँ पे बस थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं जो आपको समझनी है, यहाँ पे बस थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं जो आपको समझनी है, जो आपके बेसिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बस चलें आगे, चलें आगे। एग्जाम्पल पढ़ लो अब। ये एग्जाम्पल किसका है बेटा? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का। पढ़ ले, आ जाओ। बस रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हमें परफॉर्म करना है, आइडेंटिफाई करना है रिस्क। एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड है, उसने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करी है, फ्रॉड करा है या कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन करी है, तो उसका रिस्क आपको एसेस करना है। यानी आप सुनो ना, आपकी एक कंपनी थी और वहां पे जितने भी एम्प्लॉय थे सब आपके घर के रिलेटिव। आप जैसे सार्थक है, सार्थक ने अपनी बीवी को ही कंप्लायंस का मैनेजर बनाया हुआ है या एश्योरेंस का मैनेजर बनाया हुआ है। ठीक है, करती कुछ नहीं है, करती, सही है, करती कुछ नहीं है, लेकिन क्या करती है? सैलरी ले रही है बस वहां से, बस वहां से सैलरी ले रही है। तो अगर बहुत सारी वहां पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगी तो बताओ वहां रिस्क ज्यादा होगा कम होगा? रिस्क ज्यादा होगा, तो वहां पे झोल के चांसेस है ना। फ्रॉड आपको मिलते जा रहे हैं छोटे छोटे मोटे मोटे, वहां पे रिस्क ज्यादा है। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन कर रखी है, आपने अपनी तो कंपनी बनाई रखी है, नीचे एक सब्सिडरी है, उसके नीचे एक और फर्म है वो भी आपकी है, उसमें ट्रांजैक्शन घूम रही है आपस में। ठीक है, वहां पे रिस्क ज्यादा होगा। देख लो अब हाई और लो। कह रहा है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू बी एक्सटेंडेड एंड मोर फोकस्ड ऑन द एरिया वेयर द रिस्क अपीयर्स टू बी हाई।
तो आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे ऐसे एरिया पे जहां पर आपको ऐसा लगता है कि रिस्क हाई है। आपको पता चल गया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो आप एक अलग से बंदा लगा दोगे वहां कि भाई तू बस इन्हें ही चेक कर, तू भाई बस इन्हें ही चेक कर। आया नहीं आया? अब देखो ऑडिटर में डिजाइन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू बी कंपेरेटिवली लेस एक्सटेंसिव। अगर वहां पे रिस्क लो है तो आप क्या करोगे, लेस एक्सटेंसिव प्रोसीजर, यानी कोई जूनियर होगा, वहां पे एक जूनियर को बिठा दिया, ले भाई तू सीख, तू पेट्रोल के खर्चे नाप, तू कन्वेंस के खर्चे नाप, ये खाना वाना आ रहा था एम्प्लॉय के लिए उसके खर्चे चेक कर, ठीक है। तो वहां पे एरिया क्या है, लो है, क्योंकि मटेरियल नहीं है ज्यादा, तो वहां पे हम किसी जूनियर स्टाफ को लगा देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हम रिस्क को एसेस करेंगे जहां पे हमें लगता है जिसकी वजह से मटेरियल में स्टेटमेंट ज्यादा अच्छी यानी तरीके से हो सकती है, घपला हो सकता है, वहां पे आप क्या करोगे, आप क्या करोगे बताओ, उस एरिया को फोकस करके अच्छे से एनालाइज करोगे और दोनों के दोनों प्रोसीजर अप्लाई करोगे, कंप्लायंस और सब्सटेंटिव। कौन कौन से? कंप्लायंस और सब्सटेंटिव। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? चलो देखो बेटा, आज का लेक्चर इसी के साथ समाप्त होता है। मैं बस थोड़ा सा समराइज कर देता हूं हमने आज क्या क्या पढ़ा। डन? चलो 5 सेकंड में समराइज करेंगे, आ जाओ। टाइप ऑफ एंगेजमेंट पढ़े, एश्योरेंस एंगेजमेंट और नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस कौन से होते हैं? बोलो बोलो, एश्योरेंस कौन से होते हैं? जहां पे अपन ओपिनियन देते हैं, जैसे कि ऑडिट एंगेजमेंट और रिव्यू एंगेजमेंट। और नॉन एश्योरेंस जैसे कि कंप्लायंस एंगेजमेंट, जहां पे सिर्फ हमें डाटा मिलता है और उस डाटा से हमें कोई चीज तैयार करनी होती है। आ जाओ, टाइप्स ऑफ एश्योरेंस पढ़ा, एब्सोल्यूट, रीजनेबल और लिमिटेड। एब्सोल्यूट कौन सा होता है भैया? इसका अकाउंट है, सर्टिफाई करके दे दिया, सर्टिफिकेट। रीजनेबल ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू एंगेजमेंट जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, क्योंकि 20 साल का डाटा मैं कैसे चेक कर लूंगा आज में, तो वहां लिमिटेड एश्योरेंस अपन देते हैं। चले, फिर हमने रिपोर्ट के टाइप पढ़े, यानी रीजनेबल, रीजनेबल में ही फिर रिपोर्ट्स आ गई और रिपोर्ट्स के हमने टाइप पढ़े। अनमोडिफाइड बोले तो क्लियर, मॉडिफाइड में फिर हमने 2 तरह की चीजें पढ़ी, क्या? विद अनमोडिफाइड ओपिनियन और विद मॉडिफाइड ओपिनियन। विद अनमोडिफाइड ओपिनियन में क्या था? ट्रू एंड फेयर व्यू तो होता था, ट्रू एंड फेयर व्यू तो होता था, लेकिन सब्जेक्ट टू एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या अदर मैटर पैराग्राफ आया। और मॉडिफाइड विद मॉडिफाइड ओपिनियन में 3 चीजें थी, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड का मतलब एक्सप्लेनेशन मांगी, एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। एडवर्स का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव ओपिनियन अपन हमारी ड्राफ्ट हो रही है, यानी हमें ये पता लग रहा है एक्सप्लेनेशन मिलने के बाद कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं। ठीक है, डिस्क्लेमर मतलब कुत्ता छोड़ देते हैं हमारे पीछे, डिस्क्लेमर तो पता ही है, ये नहीं पढ़ा रहा, ये पढ़ लिया है ना। चलो आगे, फिर ये मटेरियल मटेरियल पढ़ लिया, पढ़ लोगे। परवासिव को डिटेल में पढ़ेंगे, वर्डिंग भी अपन ने पढ़ ली। और फिर हमने देखा ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है मेरे बच्चे? ऑब्टेन करना रीजनेबल एश्योरेंस। क्या करना? ऑब्टेन करना रीजनेबल एश्योरेंस, है ना। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एक ऑडिटर का क्या है? ऑब्टेन करना रीजनेबल एश्योरेंस दैट द वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। आया या नहीं आया? है ना। तो उस पर हम अपनी ओपिनियन देंगे, लेकिन ओपिनियन किसके दायरे में रहते हुए देंगे? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के। फ्रेमवर्क में सारी चीजें आ जाती हैं। कौन कौन सी चीजें आती हैं? एएस भी आ जाते हैं, इंडेस भी आ जाते हैं, गैप भी आ जाता है, आईएफआरएस, और जितने भी हमारी अकाउंटिंग को करने के लिए चीजें हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कंसेप्ट हैं, बने हुए हैं, वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। चलें आगे। फिर इसको ही हमने बेटा यहाँ से डिटेल में देखा था थोड़ा सा। फिर इसके बाद हमने देखा कि कंप्लायंस एफआरएफ होता है और फेयर प्रेजेंटेशन एफआरएफ होता है। कंप्लायंस एफआरएफ कौन से होते हैं बताना? जिससे वी कैन नॉट डेविएट, जिससे हम डेविएट नहीं कर सकते, वो कंप्लायंस हो गए। जैसे कि शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट में बोल दिया कि भैया आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 में बनाने तो बनाने हैं, क्या आप बना लोगे अपने मर्जी से? नहीं बना सकते। अगर बनाओगे तो उसे सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बोला जाएगा। आया या नहीं आया? तो कंप्लायंस एफआरएफ ये हो गया जिससे हम डेविएट नहीं कर सकते, और फेयर प्रेजेंटेशन एफआरएफ वो वाले हो गए जिससे हम डेविएट कर सकते हैं। जैसे कि डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग, अरे बोलो, जैसे डेप्रिसिएशन का मेथड आप एसएलएम भी ऑप्ट कर सकते हो, डब्ल्यूडीबी भी ऑप्ट कर सकते हो। आया या नहीं आया? उसके बाद हमने ऑडिट प्रोसीजर पढ़े। ऑडिट प्रोसीजर में हमने क्या पढ़ा? बोलो। ये वैसे प्रोसीजर होते हैं जिसमें हम कलेक्ट करते हैं, जिसमें हम कलेक्ट करते हैं क्या? ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करना और इवेल्युएट करना ऑडिट एविडेंस को। ठीक है, फिर हमने इसमें पढ़ा कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है,
और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बाद जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होते हैं वो क्या होते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना और एसेस करना रिस्क को। आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तीन चीजें। आइडेंटिफाई कैसे करोगे? एंटिटी के बारे में जानेंगे, उसका इन्वायरमेंट जानेंगे और उसके इंटरनल कंट्रोल को जानेंगे। वो चीजें देख के हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये यहाँ पे रिस्क हो सकते हैं, और उस रिस्क को देख के फिर एसेस करेंगे कि वेदर इसकी वजह से फाइनेंशियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती। फिर उस एसेस रिस्क के रिस्पेक्ट में आपको रिस्पॉन्स बनाना पड़ेगा। रिस्पॉन्स कैसे बनाओगे? आप दो चीजें देखोगे, कंप्लायंस प्रोसीजर भी फॉलो कर सकते हो, सब्सटैंटिव प्रोसीजर भी फॉलो कर सकते हो। कंप्लायंस प्रोसीजर में आप ये देखोगे कि भैया जो जो हमने इंटरनल कंट्रोल एस्टैब्लिश करें क्या उसका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा। और सब्सटैंटिव प्रोसीजर में आप क्या करोगे? टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ डिटेल, टेस्ट ऑफ डिटेल बोले तो जो भी डाटा हमारे पास आए हैं वो क्या कहीं से ऑथेंटिकेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। डन। चलें, उसके बाद बेटा कंक्लूजन ड्रॉ करना है आपको, और आपको डिजाइन करना है अपना रिस्पॉन्स, और उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ करके आपको रिपोर्टिंग कर देनी है। आया? फिर से आज हमने दोबारा से पूरा का पूरा ऑडिट खत्म कर दिया। उस पहली क्लास में भी तो हमने पूरा ऑडिट खत्म करा था, आज भी हमने दोबारा से पूरा ऑडिट खत्म कर दिया। रोज हम ऑडिट खत्म करेंगे, किसी ना किसी दिन तो हो ही जाएगा। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।